पढ़ने वाले प्यारे साथियों, इस बार संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक, संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर को अपना सारथी बनाइए और निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता पाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरस्वती परिवार में। मैं रामकुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, इससे पहले हम व्याकरण शिक्षण, संस्कृत की प्राचीन नवीन शिक्षण विधियां, भूमिका, गद्य और पद्य की चर्चा कर चुके हैं। आज हम शिक्षण के अंतर्गत दो चीजों की चर्चा करने वाले हैं। एक हम चर्चा करेंगे नाटक शिक्षण की और एक हम चर्चा करेंगे आपके अनुवाद शिक्षण की, है ना। कमेंट चालू। एक बार सभी नमस्कार करें, मुझे पता चले कि आप सब आ गए हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। उसके बाद क्लास हम प्रारंभ करते हैं और आज हम नाटक और अनुवाद दो की चर्चा करेंगे। मैं माँ सरस्वती के चरणों में आपका प्रणाम भेजने का प्रयास करता हूं। आप सभी क्लास को लाइक शेयर करने का प्रयास करें। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले तो कल की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद। कल 3-3.25 घंटे की क्लास में भी आपने खूब सहयोग दिया। क्लास भी हमारी अच्छी गई, काफ़ी यूजर अच्छे मिले, काफ़ी नए साथी भी हमारे जुड़े। चलिए बिना किसी समय खराब किए, व्यर्थ किए, हम चलते हैं हमारे शिक्षण कार्य में। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ेंगे और बाकी जो हमारे साथी जुड़े हैं वो एक बार ईमानदारी से फेसबुक पर आप जरूर क्लास को शेयर करें। अपने आप अपनी 15-20 दिन में अच्छी क्लासेस जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बस आप थोड़ा सहयोग बनाए रखें। नाटक शिक्षण की बात करें हम तो कहते हैं कि नाटक शब्द का निर्माण संस्कृत की एक धातु से हुआ है जिसका नाम है नट धातु। और नट का मतलब होता है सर अभिनय करना, है ना, रूप करना, रूप धारण करना, अभिनय करना, इस नाटक शब्द का अर्थ होता है। परीक्षा में आ जाएगी, बताइए नाटक शब्द का निर्माण कैसे हुआ। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि संस्कृत की एक धातु है जिसका नाम नट है और नट धातु से आगे यदि आप णोल प्रत्यय करते हो तब नाटक शब्द का निर्माण होता है। यानी संस्कृत में एक धातु है जिसका नाम है नट और नट धातु का मतलब होता है नृत्य करना, अभिनय करना या अनुकरण करना, जिसको हम कहते हैं नकल करना। तो नट धातु का मतलब अनुकरण करना, नकल करना या अभिनय होता है और उससे आप णोल प्रत्यय का प्रयोग करते हो। नट शब्द से णोल प्रत्यय में आपका बसता है वो के स्थान पर आप आदेश क्या करते हो, अक। नट का नाट होकर के फाइनली आपका अक मिलकर क्या बन जाता है, नाटक। तो नट धातु का मतलब ही एक्टिंग करना होता है, अभिनय करना होता है। इसलिए अभिनय करने का भाव जिसमें होता है उसका नाम नाटक होता है। कहते हैं अलग अलग परिभाषाएं लिखी है, भरत मुनि ने भी कहा है और धनंजय ने भी कुछ कहा है। क्या कहते हैं दोनों ही कि अवस्थानुकृति नाट्यम, कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिति, कोई भी कंडीशन पहले हो चुकी है किसी जमाने में या उस समय से पहले,
उस अवस्था का, सिचुएशन का वापस अनुकृति करना, नकल करना क्या कहलाता है? नाट्य कहलाता है। यानी कोई भी अवस्था पहले हो चुकी है उसको दोबारा वैसी की वैसी करके दिखाना क्या होता है? नाटक कहलाता है। यानी जैसे श्री राम हनुमान पहले सब हो गए हैं, रामायण का घटनाक्रम अवस्था पहले हो चुकी है, उसी रामायण की घटनाक्रम को, अवस्था को, स्थिति को, कंडीशन को वापस से वैसे करके यदि दिखाएं, इसका मतलब क्या हो रहा है? नाट्य हो रहा है। ये परिभाषा हमारे ग्रेड सेकंड में पूछी जा चुकी है कि अवस्थानुकृतिर किम, अवस्था का अनुकरण करना क्या कहलाता है? आपका जवाब होना चाहिए नाटक कहलाता है। कहते हैं साहब विविध प्रकार के काव्य होते हैं, कुछ श्रव्य काव्य होते हैं जिनको सुनकर आनंद लिया जाता है, जिसमें आपके गद्य, पद्य और चंपू काव्य आते हैं, कहानी, आख्यायिका, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य सब आते हैं। कुछ काव्य ऐसे होते हैं जिनका नाम रूपक साहित्य है, यानी दृश्य काव्य कहते हैं, इनको देख करके आनंद आता है। ऐसे काव्यों में देखने के अवसर भी मिलते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार के काव्य, चाहे दृश्य काव्य हो, श्रव्य काव्य हो, कहानी हो, नाटक हो, रूपक हो, उपन्यास हो, तो कहते हैं सभी प्रकार के काव्यों में, दृश्य और श्रव्य काव्यों में नाटकम रम्यम। सर ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए तो विशेष रूप से कहा गया है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में ही ये बात कही गई है कि सभी प्रकार के काव्य में, साहित्य में, शास्त्र में सबसे ज्यादा रम्यम यानी रमणीय जो आपके होते हैं उनका नाम क्या होता है? नाटक होता है। सभी नाटकों में सबसे प्रिय नाटक का नाम भी अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये लाइन विशेष है, परीक्षा के लिहाज से आपका प्रश्न होता है कि बताइए काव्यों में सबसे रम्यम या रमणीय किसको कहा जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए सबसे रमणीय नाटक होता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। बात करें हम कि नाटक में वास्तविक एक तत्व होता है जिसका नाम अभिनय होता है, यानी रूपक साहित्य में जहां रूप धारण करके हम अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, दूसरे की नकल करते हैं, उसमें हम अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। वो अभिनय आपका 4 प्रकार का होता है। आप याद कीजिए सर, पिछली बार एक परीक्षा का सवाल था, अभिनय विधि के प्रकार कितने हैं? एक अभिनय का प्रकार होता है, एक आपका अभिनय विधि का प्रकार होता है। अभी तो हम सिर्फ अभिनय की बात कर रहे हैं, तो अभिनय के कितने प्रकार सीख रहे हैं इस समय हम? 4। लेकिन आगे जब हम शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, नाटक कैसे पढ़ाया जाए, तो वहां पर एक अभिनय विधि पढ़ेंगे हम, जिसमें बच्चे के द्वारा अभिनय करके दिखाया जाता है, स्वांग रचा जाता है। और वो अभिनय जो विधि है, अभिनय जो किया जाता है सर, वो 2 प्रकार से किया जाएगा। एक होता है कक्षा के अंदर ही छात्रों द्वारा अभिनय करके करने का काम, वो कक्षा अभिनय विधि कहलाता है। और एक सर रंगमंच साज सज्जा के साथ में एक आपका अभिनय किया जाता है, जिसको आप रंगमंच अभिनय कहते हैं। ये प्रश्न भी काफी आपका परेशान कर देता है कि अभिनय के प्रकार आए तब तो आपका जवाब होना चाहिए 4 प्रकार से अभिनय किया जाता है। और पढ़ाने की अभिनय जो विधि है, जिसमें अभिनय करके सिखाया जाता है बच्चों को, वो अभिनय आपकी 2 प्रकार की होती है। तो अभिनय के 4 प्रकार। अच्छा, ये सवाल आया था आपकी परीक्षा में, कई लोग ये पढ़ करके इसको ठोकाए और फिर कहे कि सर हमने तो सही जवाब दिया था वहां, लेकिन हमारा तो गलत हो गया। तो सर थोड़ा भाषा का, प्रश्न की लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। ये पढ़ने से नहीं आते, समझने से आता है। अच्छा, अभिनय एक्टिंग 4 प्रकार से होती है और पढ़ाने में अभिनय विधि 2 प्रकार से होती है। अभिनय के 4 प्रकार में सबसे पहले कायिक है। कायिक में काया है, काया का मतलब शरीर है, यानी जहां शारीरिक क्रियाओं के साथ में अभिनय किया जाता हो, अंग संचालन किया जाता हो, कायिक अभिनय पहला प्रकार। दूसरा वाचिक का मतलब वाचा, वाचा मतलब होता है आपकी वाणी में, यानी जहां वाणी के द्वारा भी अरे अच्छा ओहो इस प्रकार अभिनय किया जाता हो तो आपका वाचिक अभिनय है। एक होता है सर आपका सात्विक अभिनय, जिसमें काया यानी शारीरिक क्रियाओं का और वाणी दोनों ही प्रकार से अभिनय किया जाता है, यानी कायिक और वाचिक दोनों का ही मिलन होता है, सम्मिलित रूप होता है। इसको हम सात्विक कहते हैं और यही आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनय होता है, क्योंकि इसमें शरीर के अंग संचालन भी होते हैं और वाणी में भी नाट्य होता है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ प्रकार से कहते हैं। रीट के दीवाना भैया नमस्कार। आहार्य का मतलब होता है जब वेशभूषा आदि के साथ में धारण करते हुए जब नाटक का मंचन किया जाता है, साज सज्जा के साथ में बकायदा वेशभूषा के साथ में यदि मंचन किया जाए तो उसका नाम आहार्य होता है। तो ये 4 तो अभिनय के प्रकार हैं, अंगों के द्वारा, वाणी के द्वारा, दोनों के द्वारा और वेशभूषा के द्वारा। अब सर नाटक जब होता है तो उस नाटक में कुछ तत्व भी आपके पाए जाते हैं। नाटक में कौन कौन सी चीजें हैं उसको हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं कि नाटक में 5 तत्व होते हैं। यानी नाटक में क्या क्या होता है सर? नाटक में एक वस्तु होती है, वस्तु मतलब चीज नहीं होती, वस्तु मतलब होती कथा वस्तु या पाठ्य वस्तु, यानी विषय वस्तु होती है। किसी न किसी बात को लेकर के तो नाटक लिखा जाता है ना, तो ये विषय वस्तु का मतलब होता है कथा वस्तु। दूसरा होता है सर नाटक में पात्र। पात्र का मतलब आपका एक्टर होता है, अभिनय करने वाले अभिनेता होते हैं।
तो नाटक में हमेशा जो संवाद करने वाले यानी अभिनेता, जो हीरो होते हैं, आपके एक्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं नाटकीय भाषा में? पात्र कहते हैं। तो एक कहानी कथा वस्तु होगी, एक उसका अभिनय करने वाले आपके पात्र होते हैं, तीसरी चीज आपके पास में नाटक में होती है रस। किसी भी नाटक को उठाकर देख लीजिए आप, संस्कृत साहित्य के नाटकों को, उसमें हमेशा एक रस पाया जाता है। नाटक में पाए जाने वाले रसों में या तो आपका वीर रस होता है या श्रृंगार रस होता है, कहीं कहीं करुण रस भी आपको मिलता है। अभिनय होना ये तो जरूरी है ही साहब, नाटक में अभिनय नहीं होगा तो फिर नाटक ही क्या हुआ। और ये अभिनय आपका 4 प्रकार से, आंगिक, वाचिक, देखो जो कायिक है उसका नाम आंगिक भी दिया है, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहारी भी से 4 होता ही है। 5वीं जो आपकी चीज होती है उसका नाम होता है वृत्ति। और वृत्ति का मतलब एक भाष्य की शैली होती है, यानी आपका नाटक कौन सी शैली का है उसको वृत्ति कहते हैं। और ये वृत्तियां 4 प्रकार की हैं। ये शायद आपकी परीक्षा का प्रश्न नहीं होगा जहां तक है। एक का नाम होता है केशिकी, एक होता है सात्वती, एक होता है आर्भटी और एक होती है आपकी भारती। अभिज्ञान शाकुंतलम या कालिदास की जो फेवरेट है उसका नाम क्या है? केशिकी है। तो ये भले आपका प्रश्न परीक्षा में नहीं आए, लेकिन ये हो सकता है कि नाटक में कौन कौन सी 5 चीजें होती हैं। तो नाटक में सर एक तो आपकी विषय वस्तु होगी, एक पात्र एक्टर होते हैं, एक रस होता है, एक अभिनय करोगे तो वो होगा ही आपका, और एक वृत्ति होती है। आगे बढ़ता हूं सर मैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा थोड़ा हम नाटक शिक्षण में अभिनय का बड़ा रोल होता है सर। इसलिए जब आप नाटक शिक्षण की बात करते हैं, नाटक की बात करते हैं, तो नाटक में जैसे पद्य में रसास्वादन सबसे मेन चीज है, वैसे गद्य शिक्षण की आत्मा काठिन्य निवारण होता है, नवीन शब्दों की व्याख्या होती है। वैसे नाटक जो नाट्य होता है उसकी आत्मा साउल जो होती है सर वो अभिनय होता है। क्योंकि नाटक में और नहीं तो कुछ नहीं, बाकी अभिनय तो कुछ नहीं है साहब। यदि नाटक में अभिनय नहीं हुआ तो समझ लीजिए फिर नाटक ही क्या हुआ। कई बार घर में भी सर नाटक होते हैं, जिंदगी में भी बहुत सारे नाटक हैं। अभी भी जो चल रहा है ना आपका हकीकत में वो भी नाटक ही है, ये भी एक नाटक है। आप कैमरे के पीछे बैठे हैं और किस प्रकार से मुझे कल्पनाओं में साक्षात मान करके मुझे सुन रहे हैं। मैं ज्ञान की गंगा बहा रहा हूं और मैं भी काल्पनिक रूप से आप सबको कल्पनाओं में ऐसे समाये हुए कि आप सब मुझे से सुन रहे होंगे। कोई ऐसे बैठा होगा, कोई ऐसे बैठा होगा, कोई ऐसे गर्दनी लगा होगा, अच्छा गुरु जी बिल्कुल सही है, कुछ लिख भी रहे होंगे और कुछ टमक टमक देख भी रहे होंगे। तो ये चीजें सब क्या है? नाटक है। हम सब क्या है? पात्र हैं, हीरो है, अभिनेता हैं। भगवान ने हमको भेजा है, उनका भी मनोरंजन नहीं लगता होगा। मैं जो क्या नाम लक्ष्मी जी कह रही होंगी भगवान विष्णु से, क्या जी हमारा तो मन नहीं लग रहा, क्या करें, अभी तो सिनेमा भी कोरोना काल की वजह से बंद है, जरा कोई फिल्म वगैरह दिखाइए हमको। तो वो कौन सी फिल्म दिखाएंगे साहब? ये दुनिया में कह देते हैं देख लो राम कुमार है, बड़ा ज्ञानी बढ़ रहा है, और इन बच्चों को देखो जो मोबाइल के चिपके पड़े हैं, ये ज्ञान की गंगा बहा रहा है, ये ज्ञान की गंगा को समेट रहे हैं सब। ये सब नाटक है साहब, जिंदगी में भी नाटक होता है कि नहीं? तो अब बढ़ते हैं आगे। इसलिए कहते हैं कि नाटक शिक्षण की आत्मा किसको कहते हैं सर? ये परीक्षा का सवाल मैं फिर दोहरा देता हूं। पद्य शिक्षण की आत्मा रसास्वादन सस्वर वाचन को कहते हैं, गद्य शिक्षण की आत्मा काठिन्य निवारण को कहते हैं, नाटक शिक्षण की आत्मा अभिनय को कहते हैं, व्याकरण शिक्षण की आत्मा व्याकरण की आत्मा नियम सिद्धांत प्रस्तुतिकरण उदाहरण प्रस्तुतिकरण को कहते हैं। अब बात करते हैं सर कि नाटक जो लिखे जाते थे, अभी नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं बता रहा मैं, अभी तो मैं सिर्फ यूं कह रहा हूं जैसे आपने पद्य का काव्य का पढ़ा था उद्देश्य कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शिक्षा प्रदान करना, वैसे ही हम कह रहे हैं कि साहब नाटक क्यों लिखे जाते होंगे पहले के जमाने में, नाट्य लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? तो कहते हैं लोकानुरंजन पूर्वक, यानी लोगों का अनुरंजन यानी मनोरंजन करने के साथ साथ धर्म अर्थ और काम की शिक्षा प्रदान करना। 4 होते हैं तो चतुर्वर्ग होते हैं। जब धर्म अर्थ काम की बात आई तो केवल त्रिवर्ग ही है, और जो धर्म का नियम पूर्वक और अर्थ का और कर्म काम का तीनों का संयम पूर्वक जीवन अनुशासित तरीके से जीता उसको मोक्ष अपने आप मिल जाता है। तो प्राचीन भारत के संस्कृत के जितने भी नाटक हैं उनका एक विशेष उद्देश्य मनोरंजन तो था ही था। आज की तरह सर ना शीला बदनाम होती है ना मुन्नी जवान होती है, बात समझ आ रही है? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, इसलिए लोगों का मनोरंजन करने का साधन नुक्कड़ नाटक ही हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है जब 15-20 साल पहले जब हम छोटे हुए करते थे बहुत, उस समय सर हमारे गांव में टेलीविजन को एक आध घर में हुआ करता था, बाकी गांव में स्वांग रचने वाले लोग आते थे, वो भी तो अभिनय नाटक ही करते थे। और इसके अलावा आप याद कीजिए नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, लैला मजनू का काम, ऐसे रामलीला के खेल तमाशे होते रहते थे। आजकल सारी दुनिया पहले टीवी में सिमटी, आज सारी दुनिया जिंदगी हमारी मोबाइल में सिमट के रह गई। आप भी मोबाइल में सिमटेड देखो, मैं भी आपके मोबाइल में सिमट के रह गया तो सारी दुनिया ही सर क्या है? मोबाइल में सिमट के हो गया। तो लोगों का मनोरंजन करने के साथ धर्म अर्थ और काम की शिक्षा प्रदान करना उस प्राचीन काल के नाटकों का मुख्य प्रयोजन होता था। भरत मुनि का नाम आपने सुना होगा, नाम है जिन्होंने लिखा नाट्य शास्त्र नाम की रचना। ये हमारी परीक्षा में कम से कम 5 से 7-8 बार सवाल आ चुका है। ये आपकी परीक्षा का सीधा सवाल आता है कि बताइए भरत मुनि के अनुसार
नाट्य शास्त्र में कितने नाटक के उद्देश्य बताए गए हैं। नाट्य शास्त्र अपने आप में नाटक का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने भरत मुनि को भेजा कि जा भाई दुनिया में नाटक करके आ, तो आज तक नाटक जिंदगी में हो ही रहे हमारे। तो 3 उद्देश्य उन्होंने जो बताए परीक्षा में, आपकी शायद आपकी परीक्षा में आ चुके हैं, नहीं आया तो हो सकता है इस बार आ जाए, थोड़ा गहराई से समझना सर। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने बताए हैं? 3 उद्देश्य। एक तो कहा हित उपदेश जनन, मानव मात्र को, समाज को हित का उपदेश देना नाटक का एक उद्देश्य होता है। विश्रांति जननम, थका हारा इंसान जब आता है तो विश्रांति माना शांति प्रदान करने के लिए, लोगों को मानसिक रूप से शांति प्रदान करने के लिए, व्यक्ति को शांति प्रदान करने के लिए, थकान दूर करने के लिए भी नाटक लिखे गए। तीसरा है सर आपका विनोद जननम, मनोरंजन, विनोद मतलब मनोविनोद, मनोरंजन के लिए भी नाटकों की रचना हुई। तो इस प्रकार से 3 प्रमुख उद्देश्य बताया, मानव या समाज को हित का उपदेश देना, हितोपदेश जननम, विश्रांति मतलब शांति प्रदान करने के लिए, और विनोद जननम यानी मनोरंजन करने के लिए। और ये प्रश्न बहुत आता है सर। अगला अब बात करते हैं साहब, ठीक है साहब, नाटक जो है अभिनय करना होता है, नाटक 4 प्रकार का होता है। नाटक की आत्मा अभिनय होती है, नाटक इसलिए लिखे जाते हैं धर्म अर्थ काम की शिक्षा के देने के लिए, और भरत मुनि ने भी कह दिया जी विश्रांति जन्नम, विनोद जन्नम और हितोपदेश सब जन्नम होता है। हमने नाटक की इस महत्ता को स्वीकार करके बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब में नाटक को सम्मिलित कर लिया साहब। ठीक है साहब, हम नाटक भी पढ़ाएंगे संस्कृत की किताब में। प्रणाम भैया, अमृतलाल भैया, मीनू कुमारी, रेणु मीणा, किरण पांचाल, ऑनलाइन RMD भैया नमस्कार। वॉल्यूम बढ़ाओ सर, बहुत वॉल्यूम है, इससे ज्यादा फिर मेरी वॉल्यूम कम हो जाती है, मुझे अभी और काम करना होता है। तो सभी को आवाज आ रही है भाई? ये जो मनीष निरानिया साहब है, काफी मूड में लग रहे हैं सर आप, और अध्यापक बन रहे हैं, तो अपने लक्षण काहे दिखा रहे, मरवाओगे? चलो भाई, विनोद मनोरंजन किया जाता है। घनश्याम जी सर, भूतों की नगरी से बुलेट ट्रेन आ गई है, बिल्कुल आ गई भाई साहब, और एक बुलेट ट्रेन की सवारी तो बहुत भटक गई है, वो अनर्गल बोतल और जो है उसमें कुछ दिखा रहे हैं मुझे। मास्टर बनने वाले हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करोगे तो कैसे पार पड़ेगी। और कल आपने बुलेट ट्रेन को काफी सहयोग दिया, काफी ईंधन आपने उसमें डाला, काफी अच्छी भागी है। सौभाग्य से आज हमारे उसके लगभग 60-70 हजार व्यूज हो गए हैं। 60 हजार तो उस समय थे, लेकिन कुछ आते जाते रहे तो वो ज्यादा हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद की कल हमने 3 घंटे में 60,000-70 हजार व्यूज क्लास के लिए हैं। ऐसे ही बुलेट ट्रेन यदि आप लोग चाहेंगे तो बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन और वापस चलाएंगे, फिर अगले शनिवार को, क्योंकि खींच नहीं पाया थोड़ा, तो अब की बार 7-8 बजे से स्टार्ट कर देंगे आपकी। तो 5 घंटे की क्लास में 500 तो आराम से प्रश्न अपन कर ही पाएंगे ना। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आवाज आ रही है, आगे बढ़ जाता हूं भाई मैं। तो नाटक को हमने सर सम्मिलित कर लिया शिक्षण में। कहा नाटक शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो याद रखना सर, सबसे मोटा उद्देश्य होता है बच्चे को संस्कार और चरित्र की शिक्षा देना। यह परीक्षा का सवाल होता है कि नाटक शिक्षण क्यों करवाएं, नाटक क्यों पढ़ाएं, ताकि बच्चा संस्कार और चरित्र सीखे। निरीक्षण करता है, देखता है, कल्पना करता है, चिंतन विवेचन होता है। और साथ में जो दूसरा है, ये तो खैर गौण है, दूसरा जो उद्देश्य होता है ये होता है कि नाटक में पात्र आपस में बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो बच्चे देखते हैं कि बातचीत कैसे की जाती है, भावों के हिसाब से संवाद करने की योग्यता का विकास भी होता है। तो संस्कार चरित्र की शिक्षा देना और संवाद कैसे किया जाता है, छोटे बड़ों से बात कैसे की जाती है, इसके लिए भी नाटक शिक्षण करवाया जाना चाहिए। नाटक शिक्षण का महत्व क्या है? यदि नाटक को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे तो क्या होगा? तो सर, नाटक से अभिनय करने वाले व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार और चरित्र का ज्ञान बच्चों को होता है। अशिक्षित प्रौढ़ व्यक्तियों को भी विषय ज्ञान हो जाता है, यहाँ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, नाटक से सब दिखते हैं। टीवी से सारी दुनिया चिपकी पड़ी है, जिसको अक्सर ज्ञान नहीं होता वो भी सारे दिन टीवी देखता है। भाव अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्तियों का संवाद कौशल विकसित होता है। अधिक ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण मिलता है, क्योंकि इसे सुनते भी और देखते भी हैं, और साथ में बुद्धि भी सक्रिय रहती है, मजा भी आता है। रुचिकर होता है, सब कुछ स्पष्ट होता है, ज्ञान चिरस्थायी होता है। अलग अलग परिस्थितियों में मानव का व्यवहार कैसा हो, ऐसी दुनियादारी सीखने को मिलती है। प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना, प्रत्यक्षदर्शी का अनुभव होता है, सब कुछ ऐसा लगता है सच में हो रहा है ना। क्योंकि मुझे याद है सर, हम लोग कई बार सिनेमा में या टीवी पर मूवी देखते हैं और हम सुबह सुबह रोने लग जाते हैं। मम्मी का और बेटे का प्रसंग आता है, कब आएगा मेरा, है ना, कर्ण, कब आएगा मेरा अर्जुन, वो जो आपकी जो है हीरोइन हमेशा रोती रहती है। कई बार मुझे याद है धूम 2 मूवी आई थी सर, सिनेमा से बाहर निकलते सारे के सारे युवक पीछे युवतियों को ऊंची सीट पर बिठा कर भूम भूम भूम, तो सारे के सारे सर जॉन अब्राहम बन गए थे भाई साहब। तो हम लोग टीवी में जो देखते हैं, इन सामान्य नाटकों में या सिनेमा में जो देखते हैं, उनका प्रभाव हमारी बुद्धि पर गहरा पड़ता है। जब सनी देओल पाजी चंद्रशेखर की ड्रेस में आकर के उसको कहते हैं और मारते हैं ना, उस समय तो हमको भी लगता है कि ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं हमारे, कि साला 2-4 को तो मैं भी इस समय लुढ़का दूं, है कि नहीं। नैतिक आचरण पर प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीजों के कारण हमने नाटक को शिक्षण में ले लिया। चलो साहब,
ले लिया तो पढ़ाना भी पड़ेगा। अब पढ़ाएंगे तो सर उसके लिए कोई ना कोई तकनीक, युक्ति या विधि प्रविधि का सहारा भी लेना पड़ेगा। तो नाटक शिक्षण के लिए हम कौन कौन सी विधियों का कक्षा शिक्षण में सहारा लेते हैं या लेना चाहिए, उसको हम कहते हैं नाटक शिक्षण की विधियां। यहां हम पढ़ेंगे मोटी मोटी आदर्श नाट्य विधि, आदर्श नाट्य पठन विधि। एक होती है आपकी अभिनय विधि। इसी अभिनय विधि के दो रूप हैं, कक्षा में अभिनय करना या फिर रंगमंच पर अभिनय करना। एक व्याख्या विधि और सबका मिला जुला रूप जो होता है आपका समवाय विधि। यानी हम जो नाटक शिक्षण की विधियां करते हैं उन विधियों में सबसे पहली विधि का नाम है आदर्श नाट्य विधि या आदर्श नाट्य पठन विधि। शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है, बात को समझना भाई। यहां परीक्षा में उलझा हुआ सवाल आता है, वैसे आप लोग सुलझ रखे होंगे क्योंकि अब तो परीक्षा ही आ गई, तो अभी तो सुलझना है ही है। फिर भी शायद हो सकता है कहीं आपको ध्यान ना हो, तो मैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बताता हूं। आदर्श मतलब आदर्श रूप में, नाट्य मतलब नाटक की विधि है। आदर्श रूप में नाट्य को पढ़ने की विधि है। सर इसमें क्या होता है, अध्यापक नाटक का शिक्षण करवाते समय किताब में जो नाटक आता है उसके जो पात्र होते हैं उन पात्रों के शब्दों को, कथनों को, यानी जो उसमें संवाद आता है उनको आदर्श रूप में बाँच करके वाचिक अभिनय के द्वारा ही कक्षा में बच्चों को सुना देता है। आप और हम इसी विधि से पढ़कर आए हैं। याद कीजिए गुरुजी जब होते थे तो खुद ही पढ़ते थे। शेठ जमनालाल कहता है, अरे ओ श्यामलाल तुमने वो काम कर दिया क्या? श्यामलाल ने कहा, जी मालिक मैं वही काम करके तो आ रहा हूं। इस प्रकार सर पात्र के जो संवाद हैं, डायलॉग हैं, उनको अध्यापक आदर्श रूप में पठन करके वाचिक अभिनय यानी वाणी में आरोह अवरोह के द्वारा खुद ही वाचिक अभिनय, आंगिक नहीं कि गुरुजी डांस वांस करके और प्रस्तुत करेंगे, केवल वाणी के उतार चढ़ाव भावों के अनुसार उसको प्रस्तुत कर देता है। इसी का नाम सर आदर्श नाट्य पठन विधि है। यानी केवल पठन कर देता है लेकिन वो आदर्श रूप में पठन होता है। आदर्श पठन से मतलब वाणी में अभिनय के साथ पठन होता है। नाटक के सभी पात्रों के संवादों को हाव भाव अंग संचालन से पढ़ता है। मूक दृष्टा व निष्क्रिय बच्चे चुपचाप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं गुरुजी को। शिक्षक वाणी के द्वारा एक प्रकार से अभिनय यानी वाचिक अभिनय करता है। इसमें शिक्षक की भूमिका ज्यादा होती है। छात्र नाटक के अंत में चरित्रों को तो समझ जाते हैं लेकिन जो मेन आपका उद्देश्य होता है नाटक शिक्षण का उद्देश्य, अभिनय वगैरह, वो संवाद, नैतिक शिक्षा, संस्कार, वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन सर फिर भी छात्र निष्क्रिय रहता है, शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र मूक दृष्टा की भांति गूंगे की तरह चुपचाप देखता रहता है। शिक्षक की भूमिका ज्यादा होने के बावजूद भी इसको मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। उसका कारण है सर कि बाकी जितने भी विधियां आप पढ़ते हैं, अभिनय विधि पढ़ोगे आप या बाकी कोई भी रंगमंच या कक्षा अभिनय या जो भी आप पढ़ोगे, उन सारी विधियों में इसकी हमेशा स्थान महत्वपूर्ण होता है। पहले हम कोई सी विधि से, चाहे रंगमंच करवाओ, कक्षा अभिनय करवाओ, चाहे समवाय विधि करवाओ, आपको ये काम तो करना ही होता है। ये विधि हमेशा काम आती है। उसका कारण क्या है, जब तक टीचर वाचिक अभिनय करके बच्चों को नहीं बताएगा तब तक बच्चे जिंदगी में ना तो कक्षा अभिनय कर पाएंगे ना रंगमंच अभिनय कर पाएंगे। तो अन्य विधियों का आधारभूत होने के कारण इस विधि को हम मनोवैज्ञानिक विधि मानते हैं। तो मास्टर जी ही बोल बाल के पाठ पढ़ा देते हैं, उतार चढ़ाव कर लेते हैं, काम खत्म हुआ। ये तो आपकी आदर्श नाट्य विधि है। दूसरी विधि कहा इसमें मजा ही नहीं आया, इसमें तो सब केवल वाणिक वाचिक अभिनय होता है, इसमें तो आंगिक अभिनय वगैरह और तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम एक दूसरी विधि और लेते हैं जो नाटक शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करती है। उस विधि का नाम है सर अभिनय विधि। तो याद रखना परीक्षा में कई बार आता है कि नाटक शिक्षण में एक विधि कौन सी है, तो अभिनय विधि होती है। जैसे पद्य शिक्षण में आपने अन्वय विधि पढ़ी थी ना, तो मुख्य तो अन्वय विधि है, फिर अन्वय के खंडान्वय दंडवान्वय दो भाग है। वैसे ही आपकी मूल जो विधि है उसका नाम तो अभिनय है, और वो अभिनय दो प्रकार से किया जाता है। एक कक्षा में अभिनय, उसको हम कक्षा अभिनय विधि कहेंगे। एक रंगमंच पर अभिनय, उसको हम रंगमंच अभिनय कहेंगे। कहा कक्षा अभिनय क्या है? सर नाम से ही पता चल रहा है कि कक्षा में अभिनय करके पढ़ाए जाने वाला शिक्षण कार्य कक्षा अभिनय है। इसके दो अर्थ है, सुनिएगा दोनों अर्थ कैसे हैं। एक अर्थ तो क्या है, एक अर्थ तो ये होता है सर कि कक्षा में बालकों को पात्र के अनुसार भूमिका का वितरण कर दिया जाता है। जैसे रामायण का कोई प्रसंग आ गया साहब, राम रावण और लक्ष्मण और आपकी जो शूर्पणखा है आपकी, उसमें संवाद हो रहा था। सर मैंने क्या किया, मैं टीचर हूं आपका, मैंने क्या किया, एक ऐसे सज्जन बिल्कुल सीधा साधा छोरा उसको राम बना दिया, और एक आपका ऐसा लड़का जो सर बहुत उद्दंडी प्रवृत्ति का है बिल्कुल आपके जैसा, उसको मैंने रावण बना दिया। और उसी प्रकार से कोई रोवणी सी छोरी है उसको मैंने सीता बना दिया। और ऐसी कोई लड़की भूतनी चुड़ैल चांडाल की कन्या की तरह दिखने वाली जो नहाती नहीं है 20-20 25-25 दिन से गर्मी के दिनों में, उसको मैंने शूर्पणखा बना दिया। यानी लक्षणों के हिसाब से जिसमें जैसे डोल है ना वैसा ही मैंने पात्र बांट दिया। अब बच्चे अपने अपने पात्रों में
बांट दिए, बच्चे अपने आप से संवाद, जैसे जिसका नंबर आता है उसको संवाद को बांट देता है, वो भी वाचिक अभिनय के माध्यम से काम कर देता है। एक तो कक्षा अभिनय का ये मतलब है। दूसरा मतलब क्या होता है सर कि वाचिक अभिनय बताने के बाद में अध्यापक दूसरा मतलब बता रहा हूं, एक तो बच्चे खुद ही बांध दिए खड़े होकर के, दूसरा क्या होता है कि कक्षा में बच्चों को सामने लाया जाता है, भूमिका वितरण किया जाता है। वाचिक अभिनय के बाद आदर्श नाट्य पठन विधि के बाद में मास्टर जी कक्षा के सामने बच्चों को बुला लेते हैं और वैसे ही पात्र बांट करके कहते तू राम है, तू सीता ये है, और बेटा उस नाटक का मंचन करो भाई। अब कक्षा के बच्चों को पीछे धकेलते हुए सामने बच्चों से ही नाटक करवाया जाता है। कोई राम बनेगा, कोई हनुमान जय श्री राम करके आ जाएगा, कोई रावण बनेगा, सीता जी आई विल किडनैप यू, ऐसे करके वो नाटक का वहां सामने हो जाता है कार्यक्रम। तो सर कक्षा में बच्चों के द्वारा खड़े जाकर के जो मास्टर जी काम करते बच्चों से वाचिक अभिनय करवा देते हैं, ये भी कक्षा अभिनय विधि है। और कक्षा के सामने बच्चों में भूमिका बांट करके एक्टर बना, हीरो हीरोइन बना करके बच्चों के सामने मंचन करवा देते हैं, ये भी कक्षा अभिनय विधि है। तो छात्रों में नाटक के पात्रों की भूमिका का वितरण करेंगे, छात्रों से अभिनय करवाते हैं। छात्र कलाकार के हिसाब से वाचिक अभिनय करता है, मास्टर जी केवल डायरेक्टर रहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विधि है और उद्देश्यपूर्ण विधि है। लेकिन इस विधि की पूर्णता तब होती है जब समय समय पर रंगमंच भी किया जाए। सर यहाँ कक्षा में अभिनय होता है, इसलिए अभिनय की पूर्ति भी होती है, बच्चों को आनंद भी आता है, मजा भी आ जाता है, लेकिन साज सज्जा नहीं होती, वस्त्र आभूषण आदि जो है बच्चे वो धारण नहीं करते हैं। अब मेरी जो मेन बात है, मैं इस विधि के बारे में जो आपको कहना चाहता हूं, नंबर 1 बात, ये परीक्षा का सवाल है, मनोवैज्ञानिक विधि है। नंबर 2 बात, कक्षा शिक्षण के हिसाब से वर्तमान में श्रेष्ठ विधि है। नंबर 3 बात, प्राथमिक छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चे में कक्षा में अभिनय करके बता दो, ये दूसरी बात है। माध्यमिक स्तर की नाटक शिक्षण की भी श्रेष्ठ विधि आपकी यही है। ये तीनों सवाल और इसके साथ में ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ये भी आपका एक अच्छा सवाल है। तो सर ये मनोवैज्ञानिक विधि है, माध्यमिक स्तर के हिसाब से भी श्रेष्ठ विधि है, प्राथमिक छोटे बच्चों के हिसाब से भी श्रेष्ठ विधि है, और ओवरऑल कक्षा शिक्षण के हिसाब से देखा जाए तो भी ये श्रेष्ठ विधि है, लेकिन कंडीशनली श्रेष्ठ विधि है। परीक्षा का सवाल आ जाए नाटक की श्रेष्ठ विधि, तब ये नहीं होगी, तब तो समवाय विधि हम अभी चर्चा करेंगे। तो कंडीशनली है, प्राथमिक लेवल की पूछे तो भी ये, माध्यमिक लेवल की पूछे तो भी ये, और परीक्षा में आ जाए कि बताइए कक्षा शिक्षण के लिहाज से तो भी ये। आगे बढ़ते हैं साहब। फिर भी कहा कि इसके साथ में रंगमंच करवाया जाना चाहिए, क्योंकि जो मेन मजा है वो तो रंगमंच में है। नमस्कार गुरु जितेंद्र दीक्षित भाई लोहागढ़ से, प्रणाम बता दो भाई। रंगमंच विधि क्या है? कहते हैं रंगमंच के सहयोग से जब अभिनय करके बताया जाए, छात्रों को पूरे नाटक का मंचन करवाया जाता है, ये बहुत खर्चा है। बकायदा बच्चों को वेशभूषा धारण करवाना, पहले आदर्श नाट्य पठन विधि, फिर उसका अभिनय करवा के थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना, फिर जाकर के रंगमंच की सहायता से अभिनय करवाया जाता है। तो भाई साहब इसमें खर्चा भी बहुत होता है, यानी पैसा भी बहुत लगेगा, समय भी बहुत लगेगा, ऊर्जा भी बहुत लगेगी। इसलिए कहते हैं वैसे तो नाटक, सुनना भाई, वैसे तो नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। किस दृष्टि से? उद्देश्य की दृष्टि से। तो चौथा प्रश्न हो गया आपका कि उद्देश्य की दृष्टि से नाटक की श्रेष्ठ विधि का नाम क्या है? फिर आपका उत्तर हो जाएगा सर रंगमंच अभिनय विधि। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसमें धन, समय और ऊर्जा, परिश्रम बहुत लगता है साहब। यदि इस विधि से नाटक करवाने लगे तो एक नाटक को कम से कम 5-6 दिन में तैयार करवाएंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट में एक क्लास में, एक सब्जेक्ट में 3 नाटक तो कम से कम होते हैं। ऐसे करके 3 भाषाओं के 9 नाटक, ऐसे करके आप 5वीं क्लास से 10वीं क्लास पढ़ो तो लगभग आपके 150 नाटक हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के स्कूल में भी नाटक ही हो जाएगा, घर वाले आएंगे अच्छा बढ़िया नाटक चल रहा है मास्टर साहब डेली इस प्रकार से। तो सभी विद्यालयों एवं संस्थानों में इस हेतु पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तो समझिए साहब प्रॉब्लम है। आदर्श नाट्य पठन विधि में मास्टर जी बांस की छुट्टी कर दिए, कक्षा अभिनय में भी आपने कक्षा में अभिनय करवा दिया, लेकिन रंगमंच नहीं सजाया। रंगमंच में रंगमंच सजाया, लेकिन बहुत खर्चा हो गया, बहुत टाइम खराब हो रहा है, ऐसे पार पड़े नहीं। तो करें क्या? अब एक विधि आपकी और होती है जिसका नाम है व्याख्या विधि। उच्च स्तर के लिए विधि है, केवल निम्न स्तर के लिए इसका काम नहीं है। व्याख्या मतलब सर वही सड़ी गड़ी बातें हैं, सर्व प्रचलित है क्योंकि सभी जगह काम आती है, सभी शिक्षण हेतु उपयोगी होती है। कथा वस्तु क्या होती है, पात्र क्या है, चरित्र चित्रण, कथा उपकथन, शैली, उद्देश्य आदि की विस्तार से मास्टर जी क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। यहाँ भावार्थ पर जोर होता है, कल भी एक प्रश्न था, यहाँ भाव को समझाया जाता है। नाटक के प्रत्येक जो अंग हैं उन पर विस्तार से चर्चा की जाती है, उनकी व्याख्या करके बच्चों को उनका अर्थ आदि बता दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग केवल उच्च स्तर पर होता है। याद रखना सर, मेरी सेकंड गेट सवाल था, मुझे याद सुनिएगा आप भी, कि नाटक शिक्षण की जितनी भी विधियां पढ़ रहे हो ना, उन सभी विधियों में केवल एक ही विधि है जो आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि है, और उस विधि का नाम परीक्षा में आ जाए तो बताओ क्या बताओगे?
व्याख्या विधि बताएंगे। हमारी परीक्षा का सवाल था सर बताइए नाटक शिक्षण की कौन सी एक विधि अमनोवैज्ञानिक है। तो ये अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि ना इसमें कोई नाटक होता है, ना अभिनय होता है, ना कोई लेना देना होता है, बस व्याख्या कर देते हैं मास्टर जी। चलो समझ में आया, ठीक है भैया आगे बढ़ो। तो एकमात्र अमनोवैज्ञानिक विधि परीक्षा में सवाल आएगा, आपका जवाब होना चाहिए सर व्याख्या विधि। कठिन स्थलों का स्पष्टीकरण अध्यापक स्वयं कर देता है, गद्य की भांति पढ़ा देता है, बात खत्म। छात्र सक्रिय होने का अवसर ही नहीं मिलता, लेकिन उच्च स्तर पर उपयोगी अमनोवैज्ञानिक विधि क्योंकि छात्र निष्क्रिय रहते हैं। करें क्या जी भाई साहब, आदर्श नाट्य में तुम कहते हो अभिनय नहीं हुआ, कक्षा अभिनय में अभिनय हुआ तो कहा रंगमंच नहीं हुआ, रंगमंच करते हैं तो कहते हो कि तुम जो है भैया बहुत पैसा लगा दिए हो, बहुत समय खराब कर दिए हो, और व्याख्या करते हो तो कहते हो कि साहब यहाँ पर तो जो है हमें रस ही नहीं आया, अभिनय नहीं किया। तो करें तो क्या करें, तो कहा एक काम करिए समवाय विधि से पढ़ा दीजिए। तो सर नाटक शिक्षण में एक समवाय विधि जिसको हम प्रयोग विधि भी कहते हैं, संयुक्त विधि भी कहते हैं, इसी को हम समाहार विधि कहते हैं, इसी को हम समवेत विधि कहते हैं, इसी को हम विश्लेषण आदि नाम से जानते हैं। क्या है ये? तो समवाय का मतलब है कि नाटक शिक्षण के दौरान यथा अवसर सभी विधियों का प्रयोग कर लेना चाहिए। नाटक शिक्षण में यथा अवसर विधियों का प्रयोग कर लो। जैसे पहले आदर्श नाट्य शिक्षण कर लो, मास्टर जी खुद ही बोल के बताए, फिर कक्षा में कक्षा अभिनय करवा लो, है ना, और व्याख्या भी कर लो। और कभी कभी मौका मिले, हमेशा साल में 3-4 बार मिल ही जाता है हमको, 26 जनवरी, 15 अगस्त या वार्षिक उत्सव में, तो वहां पर नाटक शिक्षण में रंगमंच का अभिनय भी करवा लेना चाहिए, जिससे नाटक शिक्षण सरस, रोचक, प्रभावशाली हो जाएगा, चारित्रिक विशेषताओं का भी ज्ञान हो जाएगा, सारा काम सही हो जाएगा। तो सारे नाटक शिक्षण में जब हम अवसर अनुसार आदर्श नाट्य विधि, रंगमंच विधि, कक्षा अभिनय विधि और व्याख्या आदि करते रहते हैं, तो उस विधि का नाम समवाय विधि है। और मेरी बात सुनो ध्यान से, नहीं आदर्श नाट्य विधि को हम संस्कृत में सर नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी ग्रेड 2 का सवाल था और उसमें ऑप्शन में आदर्श नाट्य विधि भी थी, और प्रश्न था सर मेरा कि बताइए नाटक शिक्षण की कौन सी एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन लिखे थे सर आदर्श नाट्य विधि, कक्षा अभिनय विधि, व्याख्या विधि, रंगमंच विधि। तो आदर्श नाट्य विधि को ऑप्शन में लिखा था, इसलिए हम जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक इसको हम अमनोवैज्ञानिक नहीं मानेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आदर्श नाट्य विधि को हम नॉर्मली परीक्षा में पूछे जाने पर अमनोवैज्ञानिक नहीं मानेंगे, मनोवैज्ञानिक ही मानेंगे, क्योंकि ये अन्य शिक्षण विधियों का आधार है। बच्चा निष्क्रिय तो रहता है, लेकिन छात्र को शिक्षक जो है अभिनय के द्वारा, वाचिक अभिनय के द्वारा अभिनय की जानकारी जरूर पहुंचाने का प्रयास करता है। चलिए साहब, तो ओवरऑल हमारे 4 सवाल हो गए हैं। पहला सवाल है नाटक की सर्वश्रेष्ठ विधि, सिर्फ इतना पूछा जाए कि नाटक की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन है, आपका जवाब हो जाएगा सर समवाय विधि। याद रखना है, बहुत आता है परीक्षा में। दूसरा आ जाए कि प्राथमिक लेवल पर बताइए, तो आपका उत्तर हो जाएगा कक्षा अभिनय विधि। तीसरा है माध्यमिक लेवल की विधि बताइए, तो भी आपका जवाब हो जाएगा कक्षा अभिनय विधि। कह दे कि कक्षा शिक्षण के लिहाज से बताओ, कक्षा शिक्षण के हिसाब से कौन सी विधि, तो भी आपका जवाब हो जाएगा कक्षा अभिनय विधि। और 5वां सवाल आ जाए कि उद्देश्य जो है हमारे नाटक शिक्षण के, उनकी दृष्टि से बताओ, तो फिर तो असली मजा तो रंगमंच में ही है। और छठा सवाल की बताइए कौन सी एक विधि को अमनोवैज्ञानिक कहा गया है। तो मेरा सर सवाल केवल वहां जवाब व्याख्या ही लिखा था, तो आदर्श नाट्य को उसने बाहर नहीं किया, व्याख्या विधि को विशेष अमनोवैज्ञानिक कहा गया है। माहेश्वर सूत्रों में इतवर्ण आपके 15 होते हैं सर, 14 हल है और 1 स्वर होता है। कहाँ का जोड़ रहे हो? नाटक शिक्षण की पाठ्य योजना कैसे होती है? सबसे पहले प्रस्तावना, जिसमें छात्रों का पूर्व ज्ञान देखा जाता है, फिर उद्देश्य कथन, जिसमें पढ़ाए जाने वाले नाटक की सूचना दी जाती है। अब हम करते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर भी वही सेम गद्य पद्य के समान, पहले आदर्श वाचन शिक्षक करता है, फिर अनुकरण वाचन में एक एक छात्र के द्वारा, छात्रों द्वारा करवाया जाता है, फिर अशुद्धि संशोधन होता है, फिर बोध प्रश्न होते हैं। नवीन शब्दों का काठिन्य निवारण होने के साथ विषय, देखो यहां पर भी विशेष बात है कि यहां पर भी नाटक में विषय वस्तु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखना, परीक्षा के सवाल बोल रहा हूं। गद्य में विचार विश्लेषण प्रश्न होते हैं, पद्य में भाव विश्लेषण प्रश्न होते हैं, और नाटक में ये ऑप्शन नहीं है ना, तब इसको मानते हैं। यहाँ विषय वस्तु संबंधी प्रश्न होते हैं, जिनको विषय वस्तु विश्लेषण प्रश्न कहा जाता है। याद रख लोगे। अब देखो सर, नाटक में ये सब तो गद्य पद्य के समान ही हो रहा था मामला, नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन है आपका महत्वपूर्ण ओरिजिनल सोपान, मैं फिर याद दिलाता हूं क्योंकि आप बूढ़े बालक हैं, आप भूल जाते हैं। व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण सोपान पाठ्य योजना का उदाहरण प्रस्तुतिकरण था, प्रस्तुतिकरण था। गद्य का महत्वपूर्ण सोपान आपका काठिन्य निवारण और आदर्श वाचन था। पद्य का आपका सबसे महत्वपूर्ण जो सोपान होता है उसका नाम सस्वर वाचन होता है। और नाटक में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पाठ्य का अभिनय करवाना, ये महत्वपूर्ण सोपान है। यहाँ आदर्श अभिनय के द्वारा पहले मास्टर जी वाचिक अभिनय करते हैं,
भाई पहले बच्चों को अभिनय करना कैसे बोलेंगे वो तो मास्टर जी बताएंगे ना, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक माना जाता है। गुरुजी जो आप बच्चे भाई साहब बता रहे हैं, भूमि का जो वितरण, उसके बाद में क्या करेंगे, पहले तो मास्टर जी पढ़ा देंगे, उसके बाद में सर मीडियम संस्कृति रहता है, भाषा का कोई मीडियम नहीं होता, भाषा हमेशा उसी भाषा में पढ़ाई जाती है। जैसे संस्कृत का नाटक है तो संस्कृति मीडियम रहता है सर, हिंदी का नाटक है तो हिंदी मीडियम रहता है, भाषा में कोई दूसरा आपका मीडियम नहीं रहता। प्रकाश जाट भैया नमस्कार, शुक्रिया, बाय बाय। भूमि का वितरण करेंगे, छात्रों में नाटक के पात्रों का विभाजन करने के बाद फिर अगला काम होता है, पहले तो होता है आपका आदर्श नाट्य विधेय मास्टर जी के द्वारा, फिर बच्चे करते हैं अनुकरण अभिनय जो छात्रों के द्वारा वाचिक अभिनय किया जाता है। यहां पर भी एक प्रश्न बताता हूं, सुनना। पाठ्य अभिनय में पहले अभिनय कौन करता है, शिक्षक करता है। कौन सा अभिनय करता है, वाचिक अभिनय करता है। फिर क्या होता है, छात्रों में भूमिकाओं का वितरण होता है, कौन करता है, शिक्षक करता है। फिर अनुकरण अभिनय होता है, कौन करता है, छात्र करते हैं। ये 4 सवाल भी आपको काफी परीक्षा में परेशान करेंगे। अनुकरण अभिनय के बाद में वही आपका मूल्यांकन, दोहरान, पुनरावृत्ति, अभ्यास और लास्ट में जाते जाते ले जाओ गृह कार्य। इस प्रकार से नाटक शिक्षण आपका समाप्त होता है। नाटक शिक्षण में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी चर्चा क्लास के लास्ट में हम परसों की तरह, कल तो हमारी ट्रेन थी बुलेट ट्रेन, अब चलते हैं भाई अनुवाद शिक्षण। सीधा सीधा प्रत्यक्ष आपके पाठ्यक्रम में अनुवाद शिक्षण नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा में अनुवाद से संबंधित प्रश्न हर बार आते हैं। अनुवाद की शिक्षण विधियां कितनी है, अब तक किसी भी शिक्षण में शिक्षण विधियों के सीधा सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन यहां पूछा जाता है। अनुवाद के प्रकार कितने हैं, अनुवाद का अभ्यास जो करते हैं उसका प्रकार कितना है, अनुवाद होता क्या है। सर अनीता जी कह रही है संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है। परीक्षा के इस दौर में आने के बाद आप ऐसे कहोगे तो कहीं से पार पड़ेगी, बाकी लोग खुश हो जाएंगे आपके हैं कि अरे देखो इस मैडम को तो आता नहीं, हमारा सिलेक्शन होगा, इसका नहीं होगा। तो अपनी कमजोरियां मत बताया करो। और परीक्षा है मंजू झोतड़ा जी, अभी परीक्षा का माहौल है, तो ऐसे में तो आपको बिल्कुल भी इस तरह के नकारात्मक विचार लाने नहीं है। सबको संस्कृत आती है, पेपर का अभ्यास करो, टॉपिक वाइज सीरीज का बार बार अभ्यास करो, ये पाठ्यक्रम आधारित चीजों को छोड़ा करो, है कि नहीं। अच्छा आप नहीं जा रहेगा, आपने बाय बाय लिखा मैडम, इसलिए लिखा मैंने मेरे को बीच रास्ते में छोड़ दिया, घर भी नहीं पहुंचा। सीमा जी कह रही क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास को आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाया करो, जोर लगा के 3000 तक बढ़ाया करो, ताकि बुलेट ट्रेन की क्लास में हमारी अच्छी अप्रोच करे। अब मैं अनुवाद की बात भी कर देता हूं मैं 10-15 मिनट के लिए। अनुवाद होता क्या है सर, 2 शब्द है, एक अनु और दूसरा वाद, माना कहना। अनु मतलब पीछे पीछे कहना। जब किसी एक बात को यानी अर्थ को, भाव को एक भाषा से दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा कहा जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया का नाम ही अनुवाद होता है। एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों या भावों को दूसरी भाषा में चेंज, अर्थ चेंज नहीं होता अनुवाद में, वैसा का वैसा रूपांतरित करना अनुवाद है। देखना ध्यान से, अनुवाद में शब्द, अर्थ और भाव 3 चीजें जरूरी है। यह भी आपका सीटेट का सवाल था। अनुवाद के लिए क्या जरूरी है, अनुवाद के लिए शब्द और उसका अर्थ और भाव तीनों का ही ध्यान रखना जरूरी है। मूल भाषा, अनुदित भाषा की जाने वाली दोनों भाषाओं पर ही पूर्ण अधिकार होना जरूरी है। यानी मैं हिंदी से संस्कृत सीखना चाहता हूं ना, तो हिंदी का भी तो ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो मैं समझूंगा कि कर्ता, कर्म, क्रिया आदि क्या है। इनका ट्रांसलेट करते समय उनके हिसाब से हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है भाई। मीनू जी कह रही है देखो संस्कृत बहुत सरल और सरस भाषा है। अनुवाद क्यों करते हैं, अनुवाद इसलिए करते हैं ताकि मूल भाषा जो हम जानते हैं और अनुदित जिसमें अनुवाद करते हैं उन दोनों भाषाओं का हमको ज्ञान हो जाए। शब्दकोश व्याकरणिक ज्ञान की परिपुष्ट होता है, अन्य भाषाओं का ज्ञान संस्कृत में और संस्कृत का ज्ञान अन्य भाषाओं में जाता है, लेखन कला का भी विकास होता है। अनुवाद शिक्षण का जब भी परीक्षा में उद्देश्य आएगा, परीक्षा का सवाल दे रहा हूं कि जब भी अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य परीक्षा में आएगा, आपका उत्तर होगा द्विभाषा ज्ञानम, यानी 2 भाषाओं का ज्ञान या द्वितीय भाषा का ज्ञान। अनुवाद शिक्षण इसलिए ही किया जाता है, अनुवाद इसलिए ही किया जाता है कि 2 भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, एक जो आती है और एक जो हम सीखना चाहते हैं। हम ज्ञान का स्थानांतरण भी इसी के माध्यम से करते हैं। आज दुनिया में कितनी भाषाओं में कितनी बातें होती हैं, लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में या हिंदी में, संस्कृत में हो जाता है तो हम समझ जाते हैं। मान के चलो यदि अनुवाद की प्रक्रिया ही नहीं होती तो दुनिया में जो जहां हो रहा है वही जानते। हम तो जानते नहीं, अंग्रेज की बात हम नहीं जानते, हमारी बात अंग्रेज नहीं जानता, है कि नहीं। लेकिन अनुवाद के लिए हम आजकल समझ जाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो लेकिन वो तुरंत ट्रांसलेट हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सभी भाषाओं के साहित्य और न्यूज समाचारों का हर भाषा में ट्रांसलेट करके प्रस्तुत किया जाता है। अनुवाद के प्रकार ये परीक्षा में खूब आता है सर आपका, और इसमें आप लोग कई बार परेशान भी बहुत होते हैं। अनुवाद के 3 प्रकार हैं, बहुत सीधा और बिल्कुल शॉर्टकट में सीधा समझा के जा रहा हूं आपको। अनुवाद के 3 प्रकार होता है। अनुवाद में 3 प्रकार में 2 काम होते हैं। एक तो होता है सर भाषा शैली के हिसाब से अनुवाद, यानी शब्द का शब्द रख लो बस खत्म काम।
एक होता है सर भावों के अनुसार अनुवाद। शब्द से मतलब नहीं है, बात वैसी आ जानी चाहिए। अब उन भाषा शैली को भी ध्यान में रखना, भावों को भी ध्यान में रखना। कभी कभी तो सर हम भाषा का ध्यान रखते हैं, भावों को छोड़ देते हैं। क्या मतलब, कुछ भी कहे हमें मतलब नहीं है, हमें तो एक एक शब्द का अनुवाद करना है, वो भाषा शैली का ध्यान रखना है। कभी कभी हम शब्दों का ध्यान नहीं रखते सर, हम वाक्यों का अनुवाद करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है उसका अनुवाद करते हैं, वैसा का वैसा नहीं करते लेकिन उसके जैसा कर देते हैं। उसमें भावों का ध्यान रखते हैं, भाषा शैली का ध्यान नहीं रखते। और कभी कभी हम दोनों का ही ध्यान रखते हैं। इन तीन बातों के हिसाब से आपके गृह कार्य में कितने प्रश्न होने चाहिए सर, गृह कार्य की मर्यादाएं हैं, गृह कार्य में कितने प्रकार के प्रश्न होने चाहिए इसमें भी, और कितने प्रश्न होने चाहिए सर इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है। हाँ यह है कि यदि आप प्रश्न छोटे रखते हैं तो प्रश्नों की संख्या अधिक भी हो सकती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है सर, ये सवाल थोड़ा सा आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये तार्किक सवाल नहीं है। यदि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हो तो आप 5 से 10 सवाल भी रख सकते हैं। यदि आप निबंधात्मक प्रश्न करो तो 1 सवाल भी हो सकता है। इसलिए प्रश्न बिल्कुल भी तार्किक नहीं कि गृह कार्य में कितने प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, अब तीनों की बात करता हूं सर, मैं यही कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां देख देख के करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। एक है सर आपका अक्षरशः अनुवाद, ये अक्षरशः नहीं है सर, सीधा पढ़ना इसको, ये शाब्दिक अनुवाद है। और शाब्दिक अनुवाद का मतलब होता है अनुवाद करते समय, जैसे आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर रहे हो या हिंदी से संस्कृत में कर रहे हो, तो हिंदी की भाषा का यानी जिस भाषा को आप जानते हो उस भाषा का यदि अनुवाद दूसरी भाषा में करते हो तो एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखना। जैसे राम जाता है, मैं राम का भी अनुवाद करना है, जाता का भी अनुवाद करना है ना। सीता भोजन पकाती है, मैं सीता का भी अनुवाद करना है, भोजन का भी करना, पकाती। क्या कह रहा है वाक्य, कोई मतलब नहीं। यानी कि शब्द के स्थान पर शब्द को रखना, और अतिशयोक्ति के लिए कि एक शब्द को भी नहीं छोड़ा जाता। अक्षर के स्थान पर भी अक्षर रखा जाता, तो अक्षर का तो अक्षर नहीं रखा जाता, आप भी जानते हैं। लेकिन इसकी अतिशयोक्ति है कि एक अक्षर के स्थान पर, एक वर्ण के स्थान पर जब दूसरा वर्ण रखा जाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। इसका मतलब एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखना। याद रखना सर, यहाँ भाषा शैली का पूरा ध्यान रखा जाता है। कर्ता की जगह कर्ता, कर्म की जगह कर्म, सेम डिट्टो वैसा का वैसा लिखा जाता है। लेकिन यहाँ भावों का कोई मतलब नहीं है। राम खाना पकाता है का कोई मतलब नहीं, हम क्या कर रहा है ना। तो यहाँ भाव का कोई लेना देना नहीं होता। कहना क्या चाहता है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये पता है कि इसका ट्रांसलेट करना है, इस शब्द का ये, इस शब्द का ये, इस शब्द का ये। सर हुआ क्या कि इसमें अतिशयोक्ति के लिए कहा गया कि एक बार किसी शिष्य को, बिल्कुल आप जो कमेंट्स कर रहे हैं हमारी परीक्षा में आया हुआ सवाल है, एक बार एक शिष्य को गुरुजी ने कहा कि बेटा इस पेज की नकल करके ले आ। बच्चा ले गया, सॉरी पेज का अनुवाद करके लिया। बच्चा कहला बोला एक भी अक्षर मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना, पेज का पूरा नकल उसका अनुवाद करके लाना। भाई साहब बच्चा गया अनुवाद करने के लिए, और यहाँ कोने में साहब मक्खी मरी हुई चिपकी हुई पड़ी थी। आपको पता है कि हमारी किताबों में कई बार मक्खियों का मक्खी शहीद हो जाती है और उसको हम चिपका देते हैं। पहले लड़कियां पढ़ते समय छोटे, मुझे पता है आज भी याद है मुझे, पहले लड़कियां कमल का फूल वगैरह रखती थी, सूखे पंखुड़ियां चिपक जाती थी। हम लोगों की किताबों में और कॉपी में कभी भी कमल के फूल नहीं सूखे। हमारी किताबों में तो कहीं खाटा जुड़ जाता था, कभी कड्डी जुड़ जाती थी ऐसे ही उस शिष्य को जो किताब दी सर, उसमें एक मक्खी सूख गई, बेचारी मर के वो चिपक गई। अब वो छोरा अनुवाद कर रहा था, अनुवाद करते करते मक्खी मरी हुई पड़ी थी। वो कहा कि गुरुजी ने तो कहा था हर चीज का अनुवाद करना। तो उसने क्या किया, अनुवाद करते समय जो इसका ये पेज था ना, वहां लिख दिया मक्षिका मृता, ऐसे लिख दिया कि मक्खी मरी हुई पड़ी थी, मरी हुई मक्खी का भी अनुवाद कर दिया बंदे ने, मक्षिका मृता। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये क्या रहे। बोला गुरुजी आपने कहा था कुछ भी मत छोड़ना, ये आपका अक्षर अनुवाद है, शाब्दिक अनुवाद है। बोला हर चीज का अनुवाद करके लाना। तो मक्खी मरी हुई पड़ी थी तो मैं इसका अनुवाद कैसे करता, तो मैंने कह दिया मक्षिका मृता, तो मैंने इसका भी अनुवाद कर दिया। कहने का मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना, एक शब्द का शब्द रखना, एक अक्षर का भी अक्षर रखना। तो यह भाषा शैली का ध्यान रखा जाता है, भावों का ध्यान नहीं। आओ साहब, एक होता है सर छाया रूप अनुवाद, भावों को लिखना, मर्म को लिखना, निष्कर्ष को लिखना, बात को समझने का प्रयास करना। यह अक्षर से अनुवाद वास्तव में किसका अनुवाद है, शब्द का, एक शब्द का अनुवाद। हम वाक्य से कोई मतलब नहीं है, पूरे गद्यांश से कोई मतलब, भाड़ में जाए कहीं भी जाए। अब हम शब्द का अनुवाद नहीं करते सर, अब हम किसका अनुवाद करते हैं, वाक्य का अनुवाद करते हैं। पूरी लाइन में कहने का मतलब क्या है, हम शब्द के स्थान पर शब्द रखने की कोई ठेका नहीं ले रखा हमने तो वाक्य पढ़ा, एक वाक्य से 10 वाक्य पढ़े, 10 वाक्य में क्या कहना चाहता है। तो जब हम किसी भी वाक्यों के समूह का, गद्य पद्य का सार लिखते हैं, यानी वाक्यों का अनुवाद करते हैं, तो सारांश लिखने का जो अनुवाद है उसको हम छाया अनुवाद, भावानुवाद, मर्म अनुवाद या निष्कर्ष अनुवाद कहते हैं। यानी कि जैसे याद कीजिए, जब आप लोग 8वीं क्लास में पढ़ते होंगे, 10वीं में पढ़ते होंगे, तब सर हमारे एक प्रश्न आता था संस्कृत में कि आप फला फला कहानी का अनुवाद या कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो सर, अपने शब्दों में। तो ये सारांश लिखते थे तो बताओ एक एक शब्द को याद कर देते क्या आप,
नहीं ना, एक वाक्य में से मुख्य भाव को लेते थे, इसलिए सारांश लिखना यानी वाक्य का अनुवाद करना क्या कहलाता है? छाया अनुवाद कहलाता है। यहाँ एक शब्द के एक स्थान पर एक शब्द नहीं रखा जाता, यानी हमेशा यहाँ भाषा शैली से कोई मतलब नहीं है कि कर्ता आया कि कर्म आया कि नहीं आया, विशेषण आया कि नहीं आया, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर भाव आना चाहिए, कहना क्या चाहता है वो सारांश सार आ जाना चाहिए। तो एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द शाब्दिक अनुवाद है। कर्ता कर्म क्रिया सबका अनुवाद करना, भाषा शैली का ध्यान रखना शाब्दिक अनुवाद है। लेकिन कहा कि नहीं, वाक्यों का अनुवाद करना, पूरा वाक्य पढ़ा इसमें कहना क्या चाहता है तो वाक्य को अपनी भाषा में लिखना, तो कई सारे शब्द छूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव आ जाना चाहिए। तो वाक्यों का अनुवाद करना, सार लिखना, सारांश लिखना, भावों का ध्यान रखना, भाषा शैली का ध्यान रखना, यह है आपका छाया अनुवाद। ठीक है। किसी अवस्था में अनुकरण को नाट्य कहते हैं सर, रूपांशी कौशिक बहन पूछ रही है, अवस्था में अनुकरण को क्या कहते हैं? इसको नाट्य कहते हैं, रूपक भी कह देते हैं। आगे देखो सर आप, तथ्य अनुवाद या अर्थ अनुवाद, इसका मतलब है कि मोटे मोटे तथ्यों के साथ में शब्दों का अनुवाद भी किया जाता है। यानी जो विशेष मूल जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो आपको आती है उसके जो विशेष शब्द हैं उनका जब सेकंड लैंग्वेज में अनुवाद करते हो तो जो बढ़िया शब्द हो भाषा शैली के हिसाब से, जो अच्छे शब्द हो उनको भी लेना चाहिए, और साथ में जो मुख्य भाव है उन भावों का भाव का अनुवाद भी करना चाहिए। तो कहते हैं कि सर जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेष होते हैं भाषा में, यानी प्रथम भाषा के कुछ शब्द स्पेशल है कि यार ये तो गजब शब्द है, तो उसका अनुवाद भी करना चाहिए, और जो भाव है उस भाव का अनुवाद भी करते हुए चलना चाहिए। यानी शाब्दिक अनुवाद और भावानुवाद दोनों का जो संगम होता है उसका नाम तथ्यानुवाद या अर्थानुवाद होता है। इसमें जो स्पेशल शब्द है उनका भी ध्यान रखा जाता है और सार रूप में आप इसका अर्थ भी लिख देते हो। इस प्रकार से अनुवाद की प्रक्रिया में सबसे अच्छा जो अनुवाद माना जाता है वो आपका अर्थानुवाद या तथ्यानुवाद ही होता है सर। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना, वापस में एक बार फिर कह रहा हूं कि शाब्दिक अनुवाद में शब्द का अनुवाद, इसमें आपका भावानुवाद में वाक्यों का अनुवाद, ये सारांश लेखन होता है, इससे कोई मतलब नहीं, एक एक डिट्टो होता है। जब इसमें दोनों का ध्यान रखा जाए, मुख्य शब्दों को भी नहीं छोड़ना, जो विशेष है भाषा में उनका भी अनुवाद करना, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन कुछ शब्द छूट भी जाए तो भाव को भी ध्यान में रखना, तो इस प्रकार से आपका सर्वश्रेष्ठ अनुवाद माना जाता है साहब। अब देखो सर आगे बात करते हैं, ये तो मैंने आपको तीनों बताए दिए हैं। तो अनुवादक की शैली सर्वोत्तम होती है। आगे बात करते हैं अनुवाद शिक्षण की विधियों की। सर अब तक किसी भी पद्य गद्य नाटक में व्याकरण में मैंने आपसे ये नहीं कहा होगा कि बेटाओ व्याकरण की शिक्षण की इतनी विधियां हैं, काउंटर नहीं किया होगा, क्योंकि बस में ही नहीं है सर, अवान्तर कितने सारे भेद हो जाते हैं, इसलिए कभी भी आप तक प्रश्न नहीं आया। लेकिन जब भी हम, अच्छा किताब में विद्या माता रखते हो या कहीं से भाई विद्या माता बेटा मुझे आरजे सब। अब सुनिए सर, आप सुहाना सफर जी कह रहे हम तो विद्या माता चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और क्लास को लाइक ही नहीं करो, लाइक करो पहले। आज सुभाष जी नहीं, आज मैं अकेला ही हूँ। सोचो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी, मोबाइल चलाना नहीं आता और मैं ऑनलाइन सारी क्लास चलाता हूँ आपके लिए। और हमारी क्लास की एक खास बात देखिए आपने, हमारा बिल्कुल सेटलमेंट एकदम शानदार होता है, किसी भी प्रकार से कोई बोर्ड का या कोई भी लाइटिंग का एकदम चकाचक होता है मामला। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमेशा बेहतर देना चाहते हैं, हम कभी चाहते नहीं आधा अधूरा देना, हम हमेशा परफेक्ट देना चाहते हैं। कल की क्लास में आपने गौर किया, मैंने पानी तक नहीं पिया, आपको ध्यान हो, 3.5 घंटे की क्लास में, लेकिन आप भले ही पानी पी लिए, उठ गए हो, चले गए हो इधर उधर, मैं नहीं गया। 15,000 बच्चे वापस जा करके वापस आए तो उसमें आ जाता है सब, लेकिन मैं एक बार भी नहीं हिला अपने से, थक ही गया। सारे दिन से रिकॉर्डिंग कर रहा था, सुबह 7 बजे से स्कूल में काम कर रहा था 1 बजे तक, लेकिन फिर भी नहीं थकता। आप सोचो, थकते तो हैं सर, लेकिन मन नहीं थकता हमारा, काम करने की ललक लगन है, ऐसे लगता है कि बस करते जाओ, जिंदगी कट रही है। हम बढ़ नहीं रहे सर, हम घट रहे हैं। ऐसा लगता है जिंदगी में 40 साल और बचे हैं, कल हमारा 39 साल 11 महीने और 29 दिन ही बचे हैं। तो इस प्रकार के भाव से जो काम करता है वही तो आगे बढ़ता है, वही तो पढ़ता है, उसी की नौकरी लगती है। तो आगे बढ़ते रहा करो, जिंदगी में एक एक पल का हिसाब रखा करो। यदि 2 मिनट खराब हो जाए तो पश्चाताप किया करो, यार 2 मिनट चले गए अब, क्योंकि उस 2 मिनट की भरपाई आने वाला 2 मिनट जिंदगी में कभी नहीं करेगा। आने वाले 2 मिनट में तो उसका काम करेंगे हम, जो बीता हुआ 2 मिनट में उसमें क्या काम करेंगे हम। इसलिए उतना ही सोओ जितना जरूरत है, उतना ही खाओ जितनी जरूरत है, और इतना ही कोई विशेष आराम करो जितनी जरूरत है। ज्यादा आराम करना हराम है ना, ज्यादा भी खाना गलत है और ज्यादा नींद लेना भी गलत है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा सिर्फ एक ही होना चाहिए, काम, पढ़ाई लिखाई, बस, इसके अलावा कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो साहब नहीं बोल रहा मैं, नजर लग जाती है, सही कह रहे हो आप। ऐसे भी
आज भी तबीयत खराब थी, मेरा सारा दिन माथा दुख रहा था, संडे था, लेकिन मैं विशेष काम नहीं कर पाया। इसका मुझे भी आज दुख है कि मुश्किल से 4-5 घंटे काम हुआ, बाकी सारे दिन खड़ा जरूर रहा मैं कैमरे के सामने पर, रिकॉर्डिंग हुई। तो मैं कहूंगा नहीं भाई, भैया नहीं करें सही में कि मिर्ची विर्ची लगानी पड़ेगी, नजर लग जाएगी। तो है ना, इस तरह से ना बातें बताया करो, नजर लग जाएगी। तो मैं अब नहीं बताऊंगा। सर रीट में 30 में से 30 कैसे लाए? पढ़ते रहे, धुआंधार खींचते रहे। चलो भाई वापस आता हूं मैं। अनुवाद शिक्षण की विधियों का सीधा प्रश्न आएगा सर परीक्षा में कि अनुवाद शिक्षण की कितनी विधियां हैं। मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं परीक्षा में, अनुवाद शिक्षण की विधियां सीधी पूछी जाती है कि बताइए अनुवाद शिक्षण की कितनी विधियां। तो आपका उत्तर होना चाहिए सर 4। पुस्तक विधि, पुस्तक की सहायता से अनुवाद करना। द्विभाषा विधि, जिसको आप दुभाषिया बोलते हो हिंदी में, एक आदमी बोलता रहता है, दूसरा उसका दूसरी भाषा में बोलता है। तुलना और अनुकरण, मास्टर जी के सहयोग से अनुवाद सीखना। और मातृभाषा विधि या मातृ विधि, इस मातृभाषा की सहायता से अनुवाद करना। सुनिएगा, चारों को मैं यही सिखा देता हूं। पुस्तक विधि क्या है सर? यानी अनुवाद की किताबें होती हैं, बिना अध्यापक के भी ज्ञान हम सीख सकते हैं, अनुवाद सीख सकते हैं। पुस्तकों में क्या होता है, सबसे पहले व्याकरण का नियम दिया होता है। किताब की सहायता से सीखना पुस्तक विधि है। कैसे सीखते हैं? तो उसमें नियम दिया होता है, फिर नियम को समझाने के लिए उदाहरण दिया होता है, और फिर पर्याप्त मात्रा में आपको क्या दिए होते हैं? अभ्यास दिए होते हैं। आप भी करके देखें, आप भी करे होंगे। इंग्लिश के अनुवाद आपने ट्रांसलेट आपने 10 सीखे होंगे, तो पहले उसमें किताब में क्या होता है सर? गोल्डन नियम नंबर 1, फिर उसको समझाया जाता है, उदाहरणों से स्पष्ट किया जाता है, और फिर कहते हैं कि आप भी करके देखें। इस प्रकार से सर घंटी इसलिए नहीं बज रही क्योंकि आज घंटी बजाने वाले भैया है नहीं, मंदिर के पुजारी नहीं आज। तो नियम, उदाहरण और अभ्यास इस प्रकार से। आदर्श क्लास का टाइम 40 मिनट होता है, वैसे 45-40 भी चलता है। तो नियम, हाँ संजीव पासबुक ले लो या जो भी पासबुक है, जो भी है। तो नियम, उदाहरण और अभ्यास। तो किताब की सहायता से, किताब में दिए गए नियम, उदाहरण और अभ्यास की सहायता से जब हम अनुवाद सीख लेते हैं, इसमें अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें हम किताब के सारे अनुवाद की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। तो पुस्तक की सहायता से अनुवाद सीखना नियम, उदाहरण, अभ्यास के द्वारा, ये तो पुस्तक विधि है। आई बात समझ में? और देखो द्विभाषा विधि क्या है सर? इसका हिंदी में आप पढ़ोगे दुभाषा विधि नाम होता है। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं जहां बहुभाषी लोग विराजमान होते हैं। ऐसे में सर मान लीजिए आप कहीं जाओ और तमिलनाडु में आपको कह दे, तमिलनाडु हो गया उसका नाम, तो तमिलनाडु में आपको कह दें कि साहब भाषा तो तमिल आपको लैंग्वेज आती नहीं, तो आप क्या करोगे? तो आप तो अपनी हिंदी भाषा में भाषण दोगे, लेकिन एक जो वादक होता है, एक बोलने वाला जो होता है, उसके समानांतर उस भाषा का ट्रांसलेशन किसी दूसरी भाषा में किया जाता है। उस भाषा का नाम ही द्विभाषा विधि या दुभाषा विधि है। जैसे आप लोग रेलवे जंक्शन पर जाते होंगे, बस स्टैंड पर जाते होंगे, यात्री कृपया ध्यान दें, मे आई हैव अटेंशन प्लीज, तो वो साथ के साथ हिंदी अंग्रेजी का प्रोग्राम है, तो वो आपका द्विभाषा विधि है। तुलना और अनुकरण विधि में सर कुछ भी फर्क नहीं है। जब आप पुस्तक की सहायता से अनुवाद इन 3 चीजों से करते हो तब तो वो पुस्तक विधि है। और ये काम सर आप पुस्तक से नहीं करते बल्कि गुरुजी आपको सिखा देवे, तब वो आपकी तुलना और अनुकरण विधि है। तुलना का मतलब तुलना करना, निरीक्षण करना, और अनुकरण का मतलब देखा देखी करना। होता क्या है कि कक्षा में शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले बताइए गुरुजी क्या बताते हैं आपको? नियम। नियम समझा दिया, वहां पे आप नियम ही पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ गुरुजी पढ़ाएंगे। अब गुरुजी ने क्या दिया सर? आपको उदाहरण दिया, बहुत सारे उदाहरण देते हैं, और आप उदाहरणों में बैठे बैठे देखते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं, झांकते रहते हैं, ताकते रहते हैं, टमक टमक। इसी को तो कहते हैं सर तुलना करना। सारे उदाहरणों में देखते हैं क्या समानता है, और यार ये भी है सही, यार ये भी है सही, यार ये भी है सही। तो सर नियम देते हैं गुरुजी, नियम की व्याख्या करते हैं, फिर उदाहरण देते हैं, उदाहरणों में बच्चे तुलना करते हैं, और फिर गुरुजी के दिए हुए उदाहरणों में निरीक्षण तुलना करके, और बाकी के जो आपके अभ्यास के प्रश्न गुरुजी आपको देते हैं ना, तो बच्चे गुरुजी का ही अनुकरण करके अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से, अभ्यास से आगे ग्रामर सीख जाते हैं। जैसे गुरुजी टेंस सिखाते थे आपको, पहले आते थे समझाते थे कि ता है, ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये तो नियम दिया, फिर बहुत सारे उदाहरण लिखते थे, तो आप बैठे बैठे देखते रहते थे, हाँ यार अंड बहुवचन आगो तो यार ऐसी इसको लाया, एक वचन आगो तो बेटा लगा दिया गुरुजी, है ना। तो भाई साहब जब गुरुजी उदाहरण देते हैं तो बच्चे तुलना करते हैं, और उदाहरण के हिसाब से जो गुरुजी ने उदाहरण दिए उनके हिसाब से अनुकरण करते हुए बच्चे क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। तो अध्यापक के उदाहरणों में तुलना करना, और तुलना करने के बाद गुरुजी के द्वारा दिए गए उदाहरणों का अनुकरण करते हुए सीखना, यह है तुलना एवं अनुकरण विधि। तो ये पुस्तक से सीखना नियम उदाहरण अभ्यास, यहाँ गुरुजी से नियम उदाहरण अभ्यास। तो गुरुजी से सीखोगे तो तुलना अनुकरण है, किताब से सीखोगे तो पुस्तक विधि है। लास्ट में सर मातृ विधि का मतलब होता है जब कोई भी आप सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा सीखते हो और वहां प्रथम भाषा के रूप में आप मातृभाषा का सहारा लेते हो, यानी दुनिया की कोई भी भाषा आप सीख रहे हो, आप अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तमिल जो भी है, कन्नड़, किसी भी भाषा को सीखने में जब मातृभाषा का सहयोग लेकर सीखा जाए, और वैसे मातृभाषा का ही सहयोग लेकर सीखते हम, तो उस विधि का नाम मातृ विधि या मातृभाषा विधि होता है। तो किताब के सहारे सीखना पुस्तक विधि है,
दुभाषिया में एक बोलता है, दूसरा ट्रांसलेट करता है, दुभाषिया विधि है। शिक्षक के द्वारा दिए गए नियम उदाहरणों में तुलना करना और उसके अनुसार नकल करके सीखना अनुकरण, और मातृ विधि यानी मातृभाषा की सहायता से सीखना मातृ विधि है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ कही जाती है, वैसे इसमें कोई सर्वश्रेष्ठ है नहीं, वो द्विभाषा विधि का नाम लिया जाता है। परीक्षा में आ जाए कि बताइए कौन सी विधि है जो आपकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो द्विभाषा विधि को थोड़ा अच्छा मानते हैं ना, द्विभाषा विधि इसमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब सर बात करते हैं कि अनुवाद की शिक्षण योजना कैसे बनाई जाती है। अनुवाद में कभी भी कोई पाठ नहीं होता, अध्यापक ही सारा काम करते हैं, तो आदर्श वाचन अनुकरण वाचन का मामला थोड़ा यहाँ कम होता है। इधर आओ साहब, सबसे पहले पूर्व ज्ञान का परीक्षण करेंगे, बच्चे कितना जानते हैं अनुवाद में वो हम देखेंगे। भाई लट लकार तक जानते हैं, वर्तमान काल तक या भूतकाल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो प्रस्तावना करेंगे, फिर हम आज अनुवाद में ये सीखेंगे, वर्तमान काल का सीखेंगे, भूतकाल का सीखेंगे, वो आपका उद्देश्य कथन है। और उसके बाद में प्रस्तुतिकरण। अब देखो सर, प्रस्तुतिकरण में यहाँ बिल्कुल सपान चेंज हो जाएंगे आपके। यहाँ कोई गद्य कोई पद्य की भांति काम नहीं होता, यहाँ अलग काम होता है, थोड़ा समझना भाई। सबसे पहले सर मौन वाचन होता है। मौन वाचन किनका? वाक्य या अनुच्छेद का। क्या होता है कि मास्टर जी आकर के बोर्ड पर लगभग 8 से 10 वाक्य ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। फिर कहेंगे बेटा वो एक बार इन वाक्यों को पढ़ो रे। राम जाता है, मोहन खाता है, सीता रोती है, सुनीता फड़फड़ाती है गोपाल छींकता है। ऐसे करके सर आपके वर्तमान काल के कुछ उदाहरण यहाँ लिख दिए जाते हैं। अब जो वाक्य लिखा होगा वो वाक्य रूप अनुच्छेद हो गया, छोटा मोटा गद्यांश हो गया। तो यहाँ पर जो वाक्य लिखते हैं मास्टर जी, जिनको सिखाना चाहते हैं उन वाक्यों को लिख देते हैं। अब लिख दिया, फिर कहेंगे पढ़ो मन में। यहाँ कोई मैं उच्चारण की शुद्धता नहीं चाहता, मैं तो अनुवाद सिखाना चाहता हूं, तो काहे आदर्श वाचन कराऊं, काहे अनुकरण शुद्धि संशोधन कराऊं। फिर उसके बाद में चित्रांकन होता है। चित्रांकन का मतलब अंडरलाइन होती है सर। जैसे यहाँ कोई शब्द लिखा है उसको अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि ये कठिन शब्द है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे इसको नहीं जानते, मुझे बताना पड़ेगा शब्द को उसका ज्ञान देने के लिए। तो जो कठिन कठिन शब्द आएंगे उनका अंडरलाइन करते हैं, उसको रेखांकन कहते हैं, चित्रांकन का मतलब। फिर इनका हम ट्रांसलेट करने से पहले ही इनके अनुवाद बता देंगे। अरे याद है ना, मैं बताता था अनुवाद व्याकरण अनुवाद विधि के समान होता है काम। तो पहले वाक्य लिखे होते हैं, मनोवाचन करो बेटा, फिर कठिन कठिन शब्दों को अंडरलाइन कर देते हैं, फिर कठिन शब्दों को बता भी देते हैं कि इसका अनुवाद ऐसे करना, इसका अनुवाद ऐसे करना, इसको इस भाषा में ऐसे कहते हैं। अब क्या करेंगे मास्टर जी, प्रश्नोत्तर करेंगे। बताओ इसमें कर्ता कौन, बताओ इसमें कर्म कौन, क्रिया कौन, कर्ता कौन, कर्म कौन, विशेषण कौन। ऐसे करके प्रश्नोत्तर के माध्यम से मौखिक कार्य करते हैं, यानी सेंटेंस की खिचड़ी बनाते हैं, ताकि बच्चा समझ जाए कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह क्या है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, वो सारा पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब हम करते हैं मेन काम आपका अनुवाद लेखन। यही आपका इसमें महत्वपूर्ण सोपान है। ये अनुवाद लेखन ब्लैक बोर्ड पर किया जाता है, यानी बोर्ड पर किया जाता है, इसलिए इसको श्यामपट्ट कार्य भी कहते हैं। अनुवाद करने के बाद बच्चों से पूछा जाता है क्या समझ में आया। गुरुजी ये समझ में आया कि वर्तमान काल के लिए लटलकार का प्रयोग होता है, यही सामान्यीकरण है। यानी ये आपका निष्कर्ष जो निकलता है उसको हम सामान्यीकरण कहते हैं, और निष्कर्ष को गुरुजी लास्ट में नियम का नाम दे देते हैं, इसको सिद्धांत निरूपण कहते हैं। तो अनुवाद में थोड़ा सा अलग मामला होता है। सबसे पहले बोर्ड पर गुरुजी वाक्य लिखते हैं, मुख्य वाक्य को अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन वाक्यों का अनुवाद बता देते हैं, पहले ही समझा देते हैं। उसके बाद में अगला काम होता है बच्चों से मुख्य कार्य प्रश्नोत्तर करना, क्या है इसमें, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। उसके बाद में हम करते हैं अनुवाद का काम, फिर बच्चे निकालते हैं निष्कर्ष, लास्ट में सिद्धांत नियम बता देते हैं कि वर्तमान काल के लिए लटलकार का प्रयोग किया जाता है। चलो अब पुनरावृत्ति अभ्यास कर लेते हैं, जाते जाते गृह कार्य ले जाओ। इस प्रकार से अनुवाद की शिक्षण विधियां आपकी समाप्त होती है। एक भैया कह रहे थे सर लास्ट में बताना हमको कौन से शिक्षण में कौन से विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आपकी इच्छा के अनुसार, आपके मन के कहे अनुसार मैं लेकर आया हूं आपके लिए। स्टूडियो में अकेला ही होता हूं और आपको यकीन हो ना हो, लेकिन मैंने पूरे अपने घर परिवार को छोड़ छाड़ करके आपकी सेवा में समर्पित कर रखा है। मैं वर्तमान में ग्रेड 2 और 1st ग्रेड की रिकॉर्डिंग के लिए दिन रात लगा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप रीट के विद्यार्थी थे, एप्लीकेशन पर जो पढ़े हैं उनको शुरुआत में भारी लगा था ना, लेकिन अभी आत्मा से कहना, अपने अंतर्मन से कहना कि जो मैंने पढ़ाया क्या बहुत ज्यादा था, गलत था, अनावश्यक था, फालतू था। नियम भी वही पढ़ाए जितना आवश्यक है, सिलेबस भी वही करा, बस उसको उधेड़ा थोड़ा बढ़िया से, थोड़ा आराम से पढ़ाया, उसको थोड़ा डिटेल में समझाया। तो शुरू में मुझे याद है कि कुछ लोग कहते थे सर कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम उस समय शायद अप्रैल में या फरवरी में थी और मैंने कोर्स लॉन्च किया था दिसंबर में। लेकिन सर उसके बाद जैसे आपकी एग्जाम बढ़ी, एक भी बच्चे ने ये नहीं बोला, आज तक का रिकॉर्ड है। और सब फीडबैक जो आता है पूरे राजस्थान में, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो अहंकार के मध्य में चूर है, पागल है, अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं, सब की तरफ से एक ही फीडबैक आया कि बच्चे ये जरूर कहते हैं कि थोड़ा पढ़ने में समय लगता है मुझे। एक कमी मैंने ये कर दी कि आपको उसमें लिखा उनका काटा नहीं, तो आपको लगा यार गुरुजी 150 घंटे की क्लास है तो 100 घंटे की है वो, लेकिन लिखाने में भी टाइम लग जाता है। और आज बच्चे बोलते हैं कि सर वास्तविक में समझ जो आती है संस्कृत समझे कैसे, वो अब समझ में आया है।
क्योंकि हकीकत बात है कि आपने इतना पढ़ लिया सर, आपके प्रश्न आते हैं सामने से, चर्ये में पूछ रहे थे भैया चर्ये में प्रत्यय का नाम क्या, हम फर्स्ट ग्रेड में नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप रीट वाले बच्चे भी ऐसे ऐसे उदाहरण की प्रणम्या में प्रत्यय कौन सा है, ये सब समझ आधारित प्रश्न है। भले आप इधर उधर से पढ़ते होंगे, वो यहाँ आकर मुझे पूछते होंगे, क्योंकि दुनिया तो आपको जवाब देती नहीं है, मैं ही भोला प्राणी जो आप जो पूछते हैं मैं कोशिश करके बताने का प्रयास जरूर करता हूं। तो शुरुआत में भले आपको बुरा लगा होगा, तो सर आज आप सब, और अगली बार जब रीट की वैकेंसी आएगी तो जो पाठ्यक्रम सीधा साधा है वो पाठ्यक्रम आपको पचेगा थोड़े ना, आपकी तो चाहत रहेगी कुछ अच्छा पढ़ाया जाए, आपको दिलेर पढ़ाया जाए। तो अगली बार देखना सर, जो बंदे जुड़ेंगे हमारे साथ नए, मैं तो चाहता हूं आपका सबका तो सिलेक्शन हो। इसी प्रकार सर ईमानदारी से ग्रेड सेकंड में, फर्स्ट में और नेट कॉलेज व्याख्याता में, और एक छोटा सा सपना है कि आईएएस के बच्चों को जिंदगी में हमेशा संस्कृत निःशुल्क पढ़ाऊं, ताकि आईएएस ऑप्शनल में भी बच्चे संस्कृत लेना में झिझके ना। आज पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत से आईएएस पढ़ाने वालों की बहुत कमी है, बहुत टोटा है। बच्चे लेते हैं संस्कृत क्योंकि नंबर बहुत अच्छे आते हैं संस्कृत में, फिलोसॉफी में यानी दर्शन में और संस्कृत में बहुत गजब के नंबर आते हैं, यदि थोड़ा सा मार्गदर्शन करने वाला हो। एक छोटा सा सपना है मेरा कि आने वाले समय में मैं संस्कृत को इस स्तर तक ले जा सकूं कि आईएएस के बच्चों को भी राइटिंग वगैरह काम का, उसको मुझे भी सीखना पड़ेगा भाई, राइटिंग कैसे करवाएं उनसे, क्योंकि मैं कौन सा आईएएस हूं या मैं आईएएस के 250, 200, 500 एग्जाम दे चुका हूं। लेकिन मेरा सपना है कि मैं संस्कृत के उस सिलेबस को इतना गजब से पकड़ूं और बच्चों के सामने इतना बढ़िया प्रेजेंट करूं कि बातों ही बातों में, क्योंकि साहित्य ही आता है वहां ज्यादातर, तो वो बच्चों को याद हो जाए और उनके अच्छे नंबर आए। तो एक आईएएस बनने वाला, भारतीय प्रशासनिक में सबसे बड़ी सेवा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी ये कह दे कि गुरुजी आपकी बदौलत हमारा आईएएस में सिलेक्शन हुआ, संस्कृत में हमारे अच्छे नंबर आए, तब जीवन की सच्ची सार्थकता होगी। और वो सारा काम मैं निःशुल्क करना चाहता हूँ 0% पे। बस ये छोटा सा है सपना, लेकिन 22 दिसंबर के बाद तक ये काम होगा, 22 दिसंबर तक चलते रहते हैं। भाई साहब बिल्कुल, चेतन जी कह रहे हैं इंग्लिश को बुला करके, तो चेतन जी बोले तो अच्छा, वो चेतन जी सर, समझ में आ गया, चेतन राज जी। चलो कोशिश करता हूं मैं शिक्षण विधियों क्लास लगाने की आपको। अब देखो भाई साहब इधर ध्यान दो, चलो मेरी बातें होंगी फालतू की, आजकल मैं भी थोड़ा सा क्या बड़बोला हो गया, अपनी प्रशंसा करने लगा हूं, यानी मैं भी आवारा हो गया हूं। इधर देखो, नहीं करनी चाहिए, आत्म प्रशंसा इंसान को अवनति की ओर ले जाती है। यहां दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आपको, हल्का हल्का सा देखने का प्रयास करना। सर व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, याद कीजिए हमने पढ़ा था भाषा तत्वों का ज्ञान करना, भाषा में दक्षता प्राप्ति करना। व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि नंबर 1 कौन सी है सर, आगमन निगमन विधि। ओवरऑल परीक्षा में आ जाए व्याकरण का शिक्षण विधि का सबसे अच्छा प्रोग्राम आगमन निगमन विधि। और जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो पाठ्य योजना शिक्षण कार्य करवाते समय सबसे ज्यादा जोर किस पर होता है, प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण किसका, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, जिसको हम कहते हैं उदाहरण को प्रयोग और उनका अभ्यास। ये तो है सर व्याकरण शिक्षण की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने कहा कि सब हो, और ये मेरी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जो आप मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। करूंगा जरूर, मैं इस काम को जरूर करूंगा। दूसरा आपका गद्यम, कहा गद्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है सर, 2 बातें बताई थी मैंने आपको। एक तो ग्रहण और अभिव्यक्ति, यानी नवीन शब्द भंडार का ज्ञान, शब्द भंडार में वृद्धि। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए बताइए साहब क्या करना पड़ेगा, काठिन्य निवारण करवाना पड़ता है, इसलिए पाठ्य योजना का मुख्य सोपान हुआ। दूसरा, उच्चारण की शुद्धता चाहते हैं, उच्चारण की शुद्धता के लिए आदर्श वाचन करवाना पड़ता है, क्योंकि आदर्श रूप में वाचन करेंगे तभी तो बच्चा सीखेगा अनुकरण करके। और कहते हैं कि इसकी विशेष जो आपका शिक्षण की विधियां हैं उसमें सबसे अच्छी का नाम क्या है, उद्बोधन। और उच्च स्तर पर बात करें तो फिर उसके बाद में कौन आती है, आपकी व्याख्या विधि। पर याद रखना सर, ये व्याख्या विधि गद्य शिक्षण के अंतर्गत काठिन्य निवारण के नाम से जानी जाती है ना, इसलिए काठिन्य निवारण ही होता है गद्य में, तो इसलिए व्याख्या विधि को दूसरे नंबर पर हम रखेंगे। तो गद्य शिक्षण का एक उद्देश्य होता है आपका शुद्ध उच्चारण, उसके लिए आदर्श वाचन होता है, शब्द भंडार में वृद्धि, उसके लिए काठिन्य निवारण होता है, जिसे गद्य शिक्षण की आत्मा कहते हैं। और अच्छी विधियां, उद्बोधन नंबर 1, बड़े स्तर पर व्याख्या विधि, वैसे उद्बोधन, स्पष्ट और प्रवचन, ये सब आपकी व्याख्या विधि होता है। चलिए पद्य क्या है, पद्य के लिए हमने पढ़ा था रसानुभूति करना, सौंदर्यानुभूति करना, या जो भी आप कहना चाहो वैसे, तो रसास्वादन करना सबसे महत्वपूर्ण बात। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, सस्वर वाचन करवाना पड़ता है। सस्वर का मतलब गा करके, अब वो संवेद वाचन या सामूहिक वाचन भी कहलाता है। अच्छी विधियों में आपने पढ़ा था नॉर्मल जो ओवरऑल है उसमें खंडान्वय विधि, छोटे बच्चों के लिए आ जाए तो गीत विधि या गीत नाट्य विधि। और सुनिए साहब, नाटक में क्या है, उद्देश्य क्या है, संस्कार, चरित्र और नैतिकता का पाठ पढ़ाना, और बच्चों को बातचीत करने में कैसे बात की जाती है, संवाद कैसे किया जाता है वो सिखाना। सर इसके लिए हम बच्चों को बताइए क्या सिखाते हैं, प्रस्तुति पाठ योजना में अभिनय करना सिखाते हैं। इसके लिए सबसे ओवरऑल विधियों में समवाय विधि को श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। और 2 नंबर पे अभिनय विधि, जो आपके रंगमंच और कक्षा अभिनय के भेद से 2 प्रकार की होती है। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य द्विभाषा का ज्ञान करना, 2 भाषाओं का ज्ञान करना या द्वितीय भाषा का ज्ञान करना, और इसके लिए द्विभाषा विधि को मैंने सर्वश्रेष्ठ कहा था। और इसके लिए साक्षात अनुवाद के सोपान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
जो साथी चाहते हैं जूम करने के लिए मैं जूम कर देता हूं अधिकतम आपका, ये लो अब स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर आप भी जूम कर लेना, खींच लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आप भी जूम कर लेना। चलिए साहब 720 पर मस्त दिख रहा है ये लोग नेट बचाने के चक्कर में इसको कर देते हैं। वापस जाता हूं, व्याकरण का उद्देश्य भाषा तत्वों का ज्ञान, गद्य का ग्रहण अभिव्यक्ति शुद्ध उच्चारण शब्द भंडार वृद्धि, पद्य का रसानुभूति, नाटक का संस्कार चरित्र नैतिक और समाज शिक्षण, अनुवाद का द्वितीय भाषा ज्ञान। सबसे अच्छी विधि है आगमन निगमन, गद्य की अच्छी विधि उद्बोधन, पद्य की खंडानवे, छोटे बच्चों को गीत विधि, नाटक की समवाय विधि अभिनय विधि और अनुवाद की द्विभाषा विधि। पाठ योजना में व्याकरण में सबसे ज्यादा जोर उदाहरण प्रस्तुतिकरण पर होता है, गद्य में सबसे ज्यादा जोर आदर्श वाचन और काठिन्य निवारण पर होता है, पद्य में सबसे ज्यादा सस्वर वाचन या संवेद वाचन पर जोर होता है, नाटक में जो अभिनय करवाते हैं उस पर जोर होता है और अनुवाद में जो साक्षात अनुवाद कराने की प्रक्रिया उस पर जोर होता है। प्यारे साथियों, यदि आपने अभी भी संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी डाउनलोड करें, क्योंकि आप सब लोगों के लिए संस्कृत शिक्षण विधि के इतिहास में सारा का सारा मैंने संपूर्ण कोर्स को छोड़कर क्रैश कोर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आपकी 44 पीडीएफ वगैरह सभी को मैंने आपके लिए निःशुल्क कर दिया है। आराम से परीक्षा के बीते हुए 15 दिन में किसी भी टॉपिक में आपको समस्या आती है, किसी भी विभक्ति में, अनुवाद में, विशेषण, लिंग, विभक्ति, वचन, कारक, अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, घटिका दर्शन, समय लेखनम, छंद, अलंकार, वर्ण विचार, संधि, समास, प्रत्यय, किसी भी टॉपिक में शिक्षण विधि का कोई भी टॉपिक कहीं पर भी समस्या आती है, आराम से संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल कर उसमें से आप जाओ, उस टॉपिक को आराम से आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपया तो मेरी मर्यादा है इसलिए मैंने उसका रखा है। कहे गुरु जी 11 रुपए शुल्क रख रखे हो 11 रुपए नहीं होता आजकल, 11 रुपए के तो शायद गोल्ड फ्लेश सिगरेट भी नहीं आती, मुझे पता भी नहीं कितनी की आती है, तो वो सिगरेट भी नहीं आती है, बीड़ी का बंडल भी नहीं आता, मुझे पता है, मैं पापा के लिए लेकर जाता हूँ कई बार दुकान से, और भी कुछ चीजें हैं जो आजकल 10 रुपए में नहीं आती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सहयोग दिया। हम बुधवार को एक बार फिर बुलेट ट्रेन की क्लास लेकर आएंगे, इस बार थोड़ा गति बढ़ा के मैं प्रश्नों का विशेष वो करूंगा। 1500 प्रश्न है, 250 प्रश्न करवा दिए, 1250 और है। अगली क्लास में 400 सवाल करवाऊंगा, 1250 जाने के बाद 850 रहेंगे, फिर 2 बार बुलेट ट्रेन चलाएंगे जिसमें हम 400 सवाल कराएंगे, तो अब 3 बार और बुलेट ट्रेन चलेगी जिसमें आपके 1200 सवाल हम करवाने का प्रयास करेंगे। एक विशेष सूचना आपके लिए यह है कि मैं लगभग 22 या 23 तारीख को आपके पाठ्यक्रम के हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न उठाने वाला हूं। हर टॉपिक के 5 या 10, जैसे वर्ण विचार में 5 प्रश्न काफी हैं सर, मैं वो सारे प्रश्न उठाने वाला हूं जो हर टॉपिक में राम कुमार यदि पेपर बनाता तो कौन से प्रश्न देता, तो मैं देते देते 10 प्रश्न मर्यादा में, यार ये नहीं देता तो ये देता, नहीं तो ये देता, ये तो ये देता, ऐसे हर टॉपिक से मैं लगभग 5 से 10 प्रश्न बनाऊंगा सर। व्याकरण के आपके मोटे मोटे 26 टॉपिक हैं और शिक्षण विधियों में आपके मोटे मोटे लगभग 15 टॉपिक हैं। इस प्रकार यदि 10 प्रश्न लेता हूं हर टॉपिक से तो आपके कुल मिलाकर 260 और 150, कुल मिलाकर के आपका वही मामला लगभग 400 प्रश्नों का हो गया सर। हर टॉपिक से यदि 5 प्रश्न उठाता हूं तो 200 प्रश्नों का हो गया। मैं चाहता हूं लगभग 250 से 300 प्रश्न हो जाए। लास्ट की नंबर 4थी बुलेट ट्रेन जो चलेगी हमारे स्टेशन से, उस दिन मैं संस्कृत शिक्षण के इतिहास में और अपने ज्ञान और अनुभव का जो प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए इस बार ये प्रयास करने जा रहा हूं। वैसे हर बार मैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी ये काम करता हूं और भगवान की कृपा से मां सरस्वती हमेशा मुझ पर आशीर्वाद रखती है। अब तक के इतिहास में कभी मेरा ये जो वक्त मैंने दिया है आपको और ये जो मेहनत करी है वो कभी जाया नहीं गया है। इसलिए परीक्षा के आप लोगों ने कहा था सर 25 तारीख को ठीक नहीं रहेगा, तो इसके लिए हम या तो 23 तारीख को या 24 तारीख को, लगभग 23 को मान के चलते हैं, तो लगभग 23 तारीख के आसपास हम 250 से 300 प्रश्नों की सीरीज, हर टॉपिक में से आने वाले महत्वपूर्ण 5 से 10 सवाल जो वास्तव में परीक्षा में आते ही रहते हैं, कंफ्यूजिंग रहते हैं या महत्वपूर्ण हैं, जो आने की संभावना है, और मैं मां सरस्वती से मैं तो ये दुआ करूंगा कि मेरे 30 के 30 प्रश्न भिड़ जाएं। ये तो गारंटी और तय है कि उन प्रश्नों के आसपास ही प्रश्न आएंगे, कोई विशेष अलग प्रश्न आपका नहीं आएगा। तो एक बार सारांश रूप में पूरे पाठ्यक्रम को पकड़ते हुए हम अंतिम लगभग 23 तारीख को 23 सितंबर की शाम के 6-7 बजे से स्टार्ट कर देंगे, 10-11 बजे खत्म कर देंगे। 4 या 5 घंटे का ये प्रोग्राम हम रखने वाले हैं जिसमें हम करेंगे लगभग हमारे हर टॉपिक के 5 से 10 प्रश्नों पर। पेपर लीक का नाम लिया करो, मरवा दोगे भी। ऐसा ही का पेपर भी लीक हो गया था, फांसी हो जाएगी मुझे। मैं गरीब आदमी, मेरी एक मम्मी है, एक पापा है, एक मैडम है और एक बच्चा है, और एक भाई है, एक भाई की लुगाई है, एक उसका बच्चा है, तो छोटा सा परिवार, मारे जाएंगे भाई साहब। पेपर लीक नहीं कर रहा मैं, पेपर लीक नहीं कर रहा मैं, आप लोगों को भावी पेपर की तैयारी के लिए मजबूत कर रहा हूं, आत्मविश्वास बढ़ा के। लास्ट में कहूंगा एक ही बात,
अभी थोड़े ना कहूंगा, तो लास्ट में कहूंगा। तो बुलेट ट्रेन आएगी बुधवार को, उसके बाद शनिवार को, फिर बुधवार को, फिर शनिवार को चौथी ट्रेन हम लाएंगे 23 तारीख को, जिसमें हम करेंगे पूरे पाठ्यक्रम का आर से पार विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार प्रेम आप लोगों ने दिया है। भगवान आपको बहुत लंबी दुआएं दे, 1000-2000 साल आप जिए, चाहे खाट में पड़े पड़े जिए। नौकरी लगे भाई आप सभी की। सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, हर व्यक्ति को प्रेरित किया करो। कल शाम रात के 10 बजे फिर हम मिलते हैं आपके इसी चैनल पर, इसी समय। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास को ईमानदारी से फेसबुक शेयर किया करो, निर्लज्जों बेकार लोगों। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देसी चोरा, राजकुमार, मधु, अनिल, गीता, फनी बॉय, बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं काफी और सक्रिय भी रहते हैं, अच्छा लगता है मुझे। बिंदु यादव, कोमल, मेघवाल, महावर गर्ल्स जी, नरुका भाई साहब, प्रगति जी, आजकल तो दिखता ही नहीं, मुझे अंधा ही हो जाऊंगा मैं रिकॉर्डिंग करते करते। कमलेश तोंडाई, लक्की भैया, महात्मा गांधी, अशोक 57, अमृतलाल, पिंकी, मीना, संस्कृत, सरस्वती। चलो जाओ जाओ पढ़ो, समय खराब मत किया करो। मेरी बातों में तो क्या, मैं तो खत्म ही नहीं होती सारा दिन। काठल से नमस्कार, इंग्लिश में नरुका। संस्कृत पढ़ने वाले प्यारे साथियों, इस बार संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक, संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर को अपना सारथी बनाइए और निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता पाइए।